हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का सिविल्स एजुकेशन पीसीएस में। ये जनवरी मंथ का कंपाइलेशन वीडियो है आपके समक्ष, ठीक है, जो वीकली बेसिस पे हम लोग करते थे। अब आपको यहाँ पे एक साथ मिल जाएगा। प्लेलिस्ट मैं बना दिया हूँ, मंथली वाली अलग बना दिया हूँ और वीकली वाली अलग बना दिया हूँ, ठीक है। तो मंथली को विजिट करते रहें, आगे कंटिन्यू होता रहेगा। अभी वीकली बेसिस पे मार्च मंथ का कर रहे हैं हम लोग, तो मंथ कंप्लीट हो जाएगा तो वो भी यहाँ पे अपडेट कर देंगे। ओके, शुरू करते हैं। चलिए फिर इसको कर लेते हैं। देखिए पहला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे H1B वीज़ा जो है यूएसए का। बड़ा न्यूज में रहता है आजकल है ना, एलोन मस्क की वजह से, क्योंकि उन्होंने सपोर्ट किया था। ये बेसिकली एक फॉरेन वर्कर वीज़ा है, ठीक है। यहाँ पे वर्कर भी नहीं बोलना चाहिए, यहाँ पे हाईली एजुकेटेड प्रोफेशनल बोलना चाहिए, ठीक है। अमेरिका की जो कंपनीज़ हैं, कंपनीज हायर करती हैं इन वर्कर्स को, इन हाई एजुकेटेड प्रोफेशनल्स को अपनी कंपनी में काम करने के लिए। यह एक गैर आप्रवासी वीज़ा है, नॉन इमिग्रेंट वीज़ा है, जो अमेरिकी कंपनियों को साइंस हो, विज्ञान हो, या फिर टेक्नोलॉजी हो, या फिर इंजीनियरिंग सेक्टर हो, है ना, या मैथमेटिक्स हो, आईटी जैसी नौकरियों के लिए विदेशी श्रमिकों को नियुक्त या फिर रोजगार देने की अनुमति देता है, ठीक है। न्यूज में किस वजह से था अभी देखा है ना, एलोन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप, ये सब हम लोग देख ही रहे हैं। इसके बारे में और भी फैक्ट देख लेते हैं। ये देखो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो यहीं से पूछा जाएगा। बाकी डेफिनेशन आपने सीख ली। H1B जो वीज़ा है ये किस लिए है और किसके लिए है, ठीक है। ये मैक्सिमम 6 वर्षों के लिए जारी किया जाता है। इस अवधि के बाद वीजा धारक जो है H1B वीजा को पुनः आवेदन करने से पहले कम से कम 12 माह के लिए अमेरिका उसको छोड़ना होगा, या फिर स्थायी निवास के लिए आवेदन करना होगा। वहाँ का स्थायी निवासी होने के लिए ग्रीन कार्ड इशू कराना पड़ता है, तब वहाँ के आप स्थायी निवासी बन पाएंगे। तो ये स्टेटमेंट के लिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। H1B वीजा के संबंध में ये पूछा जा सकता है। 6 वर्षों के लिए जारी किया जाता है, ठीक है। चलिए दूसरा टॉपिक देखें, पेंगोंग झील के बारे में देखते हैं। न्यूज में किस वजह से था। पेंगोंग झील जो है, इसके तट पर छत्रपति शिवाजी महाराज की एक स्टैचू या फिर प्रतिमा का अनावरण किया गया, इसको अनवील किया गया, ठीक है। हाइट अगर पूछे तो हाइट याद रखना 14,300 फीट इसकी हाइट है। पेंगोंग झील के बारे में कई बार क्वेश्चन पूछा है पीसीएस ने, है ना, ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा है, लोकेशन पूछा है। और इसकी खास बातें क्या है, सबसे ऊंची खारे पानी की झीलों में से एक है। भारतीय प्लेट के यूरेशियन प्लेट से टकराव के दौरान टेक्टोनिक लेक के रूप में इसका निर्माण हुआ था, ठीक है। तो यह एक टेक्टोनिक लेक है। हम लोग तमाम टेक्टोनिक लेक पढ़े हैं भारत में भी। ये मैप पे देख लीजिए, इसकी लोकेशन देख लीजिए। पेंगोंग लेक आप देख रहे हैं, कुछ हिस्सा आपको यहाँ पे अक्साई चीन में भी दिख रहा है ना, ये अक्साई चीन इसको बोला जाता है, क्लेम करता है चाइना। कुछ हिस्सा आपको देखो लद्दाख में दिख रहा है, और बाकी यहाँ पे रीजन तिब्बत में दिख रहा है, ठीक है। तो ये लोकेशन हो गया। चलिए एक एक्सरसाइज देखते हैं। सूर्य किरण सेन एक्सरसाइज जो है ये किसके साथ होती है, ये भारत और नेपाल के बीच में होती है, ठीक है। 18वां एडिशन था ये, अभी हाल ही में हुई है जनवरी 2025 में। और ये बारी बारी से होती है, एक बार भारत में एक बार नेपाल में। तो इस बार नेपाल में हुई है 2025 वाली, नेपाल के सेल झंडी में, ठीक है। बाकी और संबंध क्या है नेपाल के साथ, इनको मैचिंग के लिए ध्यान रखिएगा। कोसी समझौता है ये 1954 का है, गंडक समझौता है ये 1959 का है, और महाकाली समझौता ये 1996 का है, ठीक है। ये नेपाल के साथ अन्य संबंध हो जाते हैं। एक्सरसाइज भी हम लोग पढ़ते हैं, तमाम एक्सरसाइज पढ़ते हैं, इनको जल्दी से रिकॉल कर लीजिए। संप्रति किसके साथ होती है, बांग्लादेश के साथ। हैंड इन हैंड चाइना के साथ होती है। शक्ति फ्रांस के साथ होती है। गरुण शक्ति इंडोनेशिया के साथ होती है। इंडोनेशिया के बारे में अभी एक और करंट अफेयर्स है ना, अभी शायद 6 जनवरी को इंडोनेशिया भी ब्रिक्स का परमानेंट मेंबर हो गया, ध्यान रखिएगा पूर्ण रूप से। ये इंडोनेशिया ब्रिक्स का मेंबर हो गया, 10वां मेंबर हो गया। टोटल मेंबर अब कितने हो गए ब्रिक्स में, 10 हो गए। जो हम लोग उस टाइम पे पीसीएस 2024 का जो प्री से पहले जो करंट अफेयर्स पढ़ रहे थे, उस टाइम पे भी 10 का और 9 का इशू था ना। तो 10वां मेंबर उस टाइम पे हम लोग पढ़ते थे सऊदी अरेबिया, बट इसने इसने पेंडिंग में डाला था, इसने फिर मना कर दिया, तो ये फिर नहीं बन पाया, ठीक है। अभी 10वां मेंबर जो है वो इंडोनेशिया है। अर्जेंटीना ने भी यहाँ पे रुचि दिखाई थी मेंबर बनने के लिए, बट वो भी नहीं हो पाया। 2024 का ही बता रहा हूँ, ठीक है। तो 2025 में इंडोनेशिया ने शुरू कर दिया, यानी इंडोनेशिया मेंबर बन गया है ब्रिक्स का। तो अब टोटल मेंबर हो गए 10, ध्यान रखिएगा। ग्राउंड शक्ति इंडोनेशिया के साथ होता है। खंजर किर्गिस्तान। नोमैडिक एलिफेंट इंपॉर्टेंट है, मंगोलिया के साथ होती है। अल नगाह ओमान के साथ है। इंद्र रसिया के साथ होती है। लामितीय सेचेल्स के साथ होती है। मित्र शक्ति श्रीलंका के साथ होती है ना। मित्र मैत्री जो है ये थाईलैंड के साथ। अजय वॉरियर ये ब्रिटेन के साथ होती है। युद्ध अभ्यास बहुत इंपॉर्टेंट है ना, यूएसए के साथ। और वज्र प्रहार भी यूएसए के साथ। ये जल्दी से हम लोगों ने रिकॉल कर लिया। अब देखिए क्वेश्चन कीजिए जल्दी से। अभी हाल ही में मेगा प्लास्टिक सफाई अभियान किस झील में शुरू किया गया। इसका उत्तर है वेम्बनाड झील। वेम्बनाड झील की लोकेशन देख रहे हैं, बिल्कुल किनारे पे है और बहुत लंबी सी है ना। ये भारत की सबसे लंबी झील है। 2002 में इसको रामसर स्थल भी घोषित किया गया था, रामसर साइट्स है ना। और इसके पास में एक सेंचुरी भी है, बर्ड सेंचुरी,
कुमरकुम पक्षी अभ्यारण्य इसी झील के तट पर स्थित है। ठीक है, तो ये जो कुमरकुम पक्षी अभ्यारण्य मैचिंग मैचिंग में पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। एक और क्वेश्चन है, बट ये आसान है, हम लोग इसको जानते हैं। फिडे विश्व रैपिड चैंपियनशिप के विजेता कौन बने हैं? ये रैपिड चैंपियनशिप है, ठीक है। डी को केस यहाँ पे मत लगा दीजिएगा। ग्रैंड मास्टर कोनेरू हम्पी, कोनेरू हम्पी ये न्यूयॉर्क में आयोजित हुई है, ठीक है, ये चैंपियनशिप, और ग्रैंड मास्टर रहे कोनेरू हम्पी। एक से अधिक बार महिला रैपिड खिताब जीतने वाली पहली भारतीय बनी है, महिला हैं ये, ठीक है। और इन्होंने हराया है इंडोनेशिया की इरीन सुकंदर को, इरीन सुकंदर को हराया है, विजेता हो गई है कोनेरू हम्पी। हम्पी का पहला विश्व रैपिड खिताब 2019 में इन्होंने जीता था। इसको देखिए, ये भी हम लोग जानते हैं, विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2024 के विजेता कौन रहे? डी गुकेश। इनको तो भारत का जो सबसे बड़ा प्राइज है खेल का वो भी मिल गया है। अभी देखेंगे हम लोग सबसे बड़ा खेल पुरस्कार कौन सा है? खेल रत्न पुरस्कार है ना, जिसका पूरा नाम है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024, इनको मिला है, ठीक है। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार जो होते हैं अब बहुत सारी कैटेगरी हो गई हैं, अब बहुत लोगों को दिए भी जाते हैं, पहले नहीं दिए जाते थे बहुत सारे लोगों को, अब तो बहुत सारे लोगों को दिया जाने लगा, ठीक है। तो ये अच्छी बात है। आयोजन सिंगापुर में हुआ था, ध्यान रखना, ठीक है, आयोजन सिंगापुर में हुआ था ये जो फिडे का विश्व शतरंज चैंपियनशिप है। और इन्होंने हराया है, इनका भी नाम ध्यान रखना है, डिंग लिरेन, है ना, डिंग लिरेन चाइना के हैं, और फाइनल में इन्हीं को हराया है, डी को के साहब ने। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखिए, ये पॉलिटी से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। गैर सरकारी बिल जो होते हैं, यानी नॉन गवर्नमेंट बिल, इनको प्राइवेट बिल भी बोलते हैं, और एक होते हैं गवर्नमेंट बिल, जिसे सरकारी बिल बोलते हैं। अच्छा, दोनों में गैर लिखे हैं, एक गैर हटा लीजिए, एक गैर सरकारी सदस्य हो गया, दूसरा सरकारी सदस्यों का विधेयक हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि ये गैर सरकारी क्या होता है भाई, सरकारी क्या होता है ना, प्राइवेट बिल क्या होते हैं, पब्लिक बिल क्या होता है, सारी चीज़ें समझ में आ जाएगा। न्यूज में किस वजह से था? न्यूज में इस वजह से कि कम समय आवंटन के कारण गैर सरकारी विधेयक जो है, यानी प्राइवेट बिल जो है, प्राइवेट बिलों को संसद द्वारा अस्वीकार कर दिया गया, अभी हाल में हुआ होगा। अब वैसे भी ये जो गैर सरकारी विधेयक है बहुत जल्दी पारित हो नहीं पाता है ना। अभी अगर आप हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखेंगे तो आप देखेंगे कि 1970 के बाद कोई गैर सरकारी विधेयक पारित ही नहीं हो पाया संसद के द्वारा। तो ये चीज़ जो देखी जा रही है, ये बहुत अच्छी चीज़ तो है नहीं डेमोक्रेसी के लिए। हेल्थ ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी जो है यहाँ पर डिग्रेड हो रही है। 1970 के बाद कोई भी विधेयक पारित नहीं हुआ है ना, ये नॉन गवर्नमेंट बिल की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग सीखते हैं कि गैर सरकारी सदस्य विधेयक होते क्या हैं। तो पहले गैर सरकारी सदस्य को सीख लीजिए। चलो यहाँ से सीखते हैं। आप पार्लियामेंट में क्या पढ़ते हैं? लोकसभा पढ़ते हैं और राज्यसभा पढ़ते हैं। लोकसभा में कौन होते हैं? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है, यानी सांसद बोलते हैं हिंदी में। राज्यसभा में भी कौन होते हैं? एमपी होते हैं, ठीक है। अब लोकसभा पे आ जाइए। लोकसभा के जो एमपी हैं उनमें से कुछ एमपी मंत्री भी रहते हैं, है ना। लेकिन मंत्री रहते कहाँ हैं? ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में रहते हैं, है ना। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में जो काउंसिल है, मिनिस्टरों की काउंसिल जो है, इसमें जो भी मेंबर है, यानी जो भी सांसद है, वो मंत्री भी रहता है, यानी मंत्री भी है वो और सांसद तो रहेगा ही, है ना कहीं निर्वाचन क्षेत्र से वो सांसद तो रहा ही है। इसके बाद उसको मंत्री पद दिया जाता है, इसलिए वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में है। या फिर सीधी सी बात बोल लीजिए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होती है यही रियल सरकार होती है, ठीक है, यही रियल सरकार होती है। तो अगर मंत्री के द्वारा कोई विधेयक पेश किया जा रहा है उसे बोलते हैं सरकारी विधेयक, ठीक है। और मंत्री के अलावा मान लो एक वो नॉर्मल सांसद ही है, वो मंत्री पद उसके पास नहीं है, वो सिर्फ एक सांसद है, तो उस सांसद के द्वारा अगर कोई बिल पेश किया जाता है तो उसे बोलते हैं नॉन गवर्नमेंट बिल, नॉन गवर्नमेंट बिल या फिर गैर सरकारी सदस्य विधेयक। इसी को हम लोग प्राइवेट बिल भी बोलते हैं, ठीक है, इसी को हम लोग प्राइवेट बिल भी बोलते हैं। और सरकारी विधेयक जो होते हैं इनको बोलते हैं पब्लिक बिल। तो यहाँ पे लिखा भी हूँ, पढ़ लीजिए। ऐसे सदस्य या फिर ऐसे सांसद जो मंत्री नहीं होते हैं या फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हिस्सा नहीं होते हैं या फिर कह लीजिए सरकार ही नहीं होते हैं, है ना। तो ऐसे सदस्यों के द्वारा जब कोई बिल पेश किया जाता है तो वो गैर सरकारी विधेयक है, ठीक है। प्रत्येक सांसद को अपने निर्वाचन क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण मुद्दों पर कानून या फिर संशोधन प्रस्तुत करने का अधिकार होता है। तो ये जो इनको राइट मिला है, इसी राइट से वो कोई भी बिल पेश करता है, ठीक है। अगर एक कोई सामान्य सा सांसद ही अगर पेश कर रहा है, वो मंत्री नहीं है, तो वो नॉन गवर्नमेंट बिल हो जाता है। यह प्रक्रिया गैर सरकारी सदस्यों के द्वारा विधेयक के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर डिफरेंस देख लीजिए जल्दी से। गवर्नमेंट बिल या फिर पब्लिक बिल एक ही बात है, नॉन गवर्नमेंट बिल या फिर प्राइवेट बिल एक ही बात है। मंत्री के द्वारा प्रस्तुत हो रहा है तो वो गवर्नमेंट बिल है, किसी सांसद के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है जो मंत्री नहीं है तो नॉन गवर्नमेंट बिल हो गया। सरकार की नीतियों को रिप्रेजेंट करता है खासतौर से गवर्नमेंट बिल। और नॉन गवर्नमेंट बिल जो होता है वो देखो ज़्यादातर कौन पेश करेगा भाई इसको? जो विपक्ष का सांसद होगा वही ना करेगा। तो अधिकतर क्या होता है, विपक्ष की नीतियों को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, नॉन गवर्नमेंट बिल, इसलिए वो पारित नहीं हो पाता है। अगर गठबंधन की सरकार है तब तो थोड़ी बहुत पॉसिबिलिटी रहती है
लेकिन कोई मेजोरिटी की सरकार है तो फिर मेजोरिटी की सरकार में नॉन गवर्नमेंट बिल को पारित कर पाना बहुत कठिन होता है। ठीक है, गवर्नमेंट बिल की पारित होने की संभावना ज़्यादा होती है, यहाँ पे कम होती है। ठीक है, अस्वीकृत होने पर सरकार को इस्तीफा देना पड़ सकता है, लेकिन यहाँ पे नॉन गवर्नमेंट बिल अगर पारित नहीं हो पाता है तो सरकार को कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यहाँ पे देखो स्टेटमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि अगर नॉन गवर्नमेंट बिल अगर कोई सांसद पेश कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे 1 महीने का नोटिस होता है और सरकारी विधेयक को संसद में पेश होने से पहले 7 दिनों का नोटिस होना चाहिए। तो ये देखो कितना डिफरेंस है, यहाँ पे 7 दिनों का है और यहाँ पे 1 महीने का है। यही परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक, अगर पहले प्राइवेट बिल की बात करें तो देखो पहला प्राइवेट बिल ऐसा था जो पारित भी हो गया था और इस बिल का नाम था वक्फ बिल 1952। ये पेश किया गया था सैयद मोहम्मद अहमद के द्वारा। सैयद मोहम्मद अहमद कासमी इनका पूरा नाम है। ये उस टाइम पर कांग्रेस के ही सांसद थे लोकसभा में। ठीक है, अभी तक 14 प्राइवेट बिल ही पारित हो पाए, ध्यान रखना, और 1970 के बाद कोई नहीं। यानी जो ये 14 प्राइवेट बिल पारित हुए हैं ये 1970 के पहले की बात है। कर लेंगे ये। चलिए अब पढ़ते हैं हम लोग इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्रीज जो है ना। कोर इंडस्ट्रीज कितनी है भैया? 8 को काउंट किया जाता है। 8 प्रमुख उद्योगों का सूचकांक, शॉर्ट में बोलते हैं आईसीआई, इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्रीज। 8 प्रमुख उद्योग हैं कौन? कोयला है, कच्चा तेल है, नेचुरल गैस है, रिफाइनरी प्रोडक्ट है, फर्टिलाइजर है, सीमेंट है, स्टील है और इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक है, एक बार तो पूछा था, एक नाम और ऐड कर दिया था, पूछा था कोर इंडस्ट्री में इनमें से कौन सा नहीं है। तो 8 आपको पता है तो आप लगा ले जाएंगे। ठीक है, ये जो इंडेक्स है इन 8 कोर इंडस्ट्री के परफॉर्मेंस को यहाँ पे देखता है। ठीक है, अब देखो फाइंडिंग, देखो यहाँ पे क्या है स्थिति। इस सूचकांक में नवंबर 2023 की तुलना में नवंबर 2024, सीधा सीधा 1 साल का यहाँ पे बताया गया है, 4.3% की वृद्धि दर्ज की गई है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछेगा, अगर यहाँ से पूछेगा कोर इंडस्ट्री से आईसीआई के बारे में पूछेगा तो 2-3 स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक यानी आईआईपी, ये और बढ़ के होता है ना, मतलब 8 कोर इंडस्ट्रीज तो होती हैं, इसमें और भी सारी चीज़ें होती हैं। आईआईपी में शामिल वस्तुओं के भार में 40.27% कोर इंडस्ट्री का है, ये भी ध्यान रखें। ठीक है, स्टेटमेंट के लिए कि आईआईपी में 8 कोर इंडस्ट्री का कितना पार्टिसिपेशन है, कितना वेटेज है, तो लगभग 40% का है। ठीक, अब इसको देखिए वेटेज कितना है, इंक्रीमेंट कितना हुआ, परफॉर्मेंस कैसा है इंडस्ट्रीज़ का। पहली इंडस्ट्री यहाँ पे पकड़ लीजिए रिफाइनरी प्रोडक्ट को, इसका वेटेज है सबसे ज़्यादा, आपको ध्यान रखना है। 8 कोर इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेशन है रिफाइनरी प्रोडक्ट का। ठीक है, सबसे ज़्यादा वेटेज है रिफाइनरी प्रोडक्ट का, मैक्सिमम वेटेज। इंक्रीमेंट अगर याद रख सके तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, लेकिन जो मैं यहाँ पे डिब्बे में बंद करके आपको यहाँ पे मार्क किया हूँ उसको जरूर याद रखें। इलेक्ट्रिसिटी में लगभग 20% का यहाँ पे वेटेज है। स्टील का 17.92 यानी लगभग 18% का वेटेज है। तो ऐसे देखो 4-4 करके वो ऑर्डर में पूछ सकता है ना, अवरोही क्रम में और या फिर आरोही क्रम में, कि किसका वेटेज कैसा है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा सभी का। इलेक्ट्रिसिटी लगभग 20% हो गया, स्टील 18% हो गया, कोल 10% हो गया, क्रूड ऑयल का 9% है, नेचुरल गैस का 6.8% है, सीमेंट का 5.37 है और फर्टिलाइजर का सबसे कम है। तो देखो सबसे ज़्यादा आपने सीखा रिफाइनरी प्रोडक्ट का वेटेज, सबसे कम आपने सीखा फर्टिलाइजर का। ठीक है, ये मिनिमम वेटेज है फर्टिलाइजर का। तो ये तो वेटेज वाली बात हो गई। अब अगर पूछा जाए कि इंक्रीमेंट सबसे ज़्यादा किस में हुआ, तो आपको बता देना है कि 13% का इंक्रीमेंट सबसे ज़्यादा हुआ है सीमेंट में। ठीक है, सीमेंट में। अगर पूछा जाए सबसे कम किस में हुआ है तो आपको लगा देना क्रूड ऑयल में। नेगेटिव की वृद्धि है, नकारात्मक वृद्धि है। ठीक है, -2.1, ये फिगर नहीं पूछेगा, -2.10, लेकिन आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि सबसे कम जो इंक्रीमेंट हुआ है, यानी सबसे बैड परफॉर्मेंस अगर बोल लीजिए, ऐसा ही बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्रूड ऑयल का है। ठीक है, सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस रहा सीमेंट का। ओके, और वेटेज में देख लिया, सबसे ज़्यादा वेटेज रिफाइनरी प्रोडक्ट का और सबसे कम फर्टिलाइजर का। क्लियर है, वही मैं यहाँ पे अलग से लिख दिया था, मैक्सिमम वेटेज रिफाइनरी प्रोडक्ट, मिनिमम वेटेज फर्टिलाइजर का। अगर वृद्धि देखें तो मिनिमम इंक्रीमेंट हुआ सीमेंट में, और सॉरी मैक्सिमम हुआ सीमेंट में, मिनिमम हुआ क्रूड ऑयल में। क्लियर है, चलिए अब देखते हैं हम लोग WHO की ये जो विश्व मलेरिया रिपोर्ट आई है 2024 में, भारत की स्थिति देखेंगे इसमें क्या कैसा रहा। 2017 से 2023 के बीच में 5 सालों का इन्होंने लिया है। भारत में मलेरिया की स्थिति हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। मलेरिया मामलों में उल्लेखनीय कमी हुई है। कितनी कमी हुई है? 80% की कमी, और तगड़ी कमी कर ली है भारत ने, है ना, क्योंकि उन्मूलन लक्ष्य जो है वो भी नज़दीक आ रहा है, 2030 है भारत का मलेरिया उन्मूलन लक्ष्य 2030 है। मृत्यु दर 384 हुआ करती थी एक समय, अब ये 83 रह गई है। तो यही जो 384 से 83 का डेटा देख रहे हैं, यही 80% की कमी दिखा रहा है। ठीक है, तो 80% की कमी याद रखिएगा इस रिपोर्ट के अनुसार, और अगर ये 384 और 83 भी याद रखें तो ये भी अच्छी बात है। और फाइंडिंग क्या है रिपोर्ट की? अफ्रीकी देशों में, ठीक है, हम लोग जानते हैं सबसे ज़्यादा मलेरिया जो है वो प्रकोप सबसे ज़्यादा इन्हीं में रहते हैं, अफ्रीकन कंट्रीज़ में रहता है।
2030 में, सॉरी 2023 में वैश्विक मलेरिया के 94% तो अफ्रीकन कंट्रीज़ में है ना। यहीं पे सबसे ज़्यादा मृत्यु भी होती है मलेरिया से। सबसे ज़्यादा नाइजीरिया की स्थिति सबसे बेकार है मलेरिया में, फिर CDR यानी जो कॉन्गो है ना, कॉन्गो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, फिर इसके बाद युगांडा। ये सबसे ज़्यादा पीड़ित है ना, या फिर अफेक्टेड है मलेरिया से। अभी हाल ही में 2024 में मिस्र को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है ना। ये तो अफ्रीकन कंट्री है, बहुत यहाँ पे अचीवमेंट है मिस्र की। रिसेंट मलेरिया टीका भी, ये तो क्वेश्चन पूछा भी गया था शायद, BPSC में पूछा गया था है ना, बिहार PCS में पूछा था। R21 मैट्रिक जो है ये अभी रिसेंटली लॉन्च हुई है, मलेरिया का टीका का नाम है, और वर्ल्ड मलेरिया डे होता है 25 अप्रैल को। ठीक है, अब मलेरिया भी भाई कॉम्बिनेशन में पूछ रहा, एक से काम नहीं चलेगा है ना, 4 4 5 5 आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन कीजिए, हाल ही में फिलीपींस किस ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। फिलीपींस के किस ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है, इसका नाम है माउंट कानला। चलिए क्वेश्चन कीजिए, हाल ही में फिलीपींस के किस ज्वालामुखी में, वॉल्केनो में विस्फोट हुआ है, इसका नाम है माउंट कानलाओन। फिलीपींस की लोकेशन देख ही रहे हैं यार, रिंग ऑफ फायर में बिलोंग करती है ना, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर जो है। और यहाँ पे तो जितने भी वॉल्केनो है वो लगभग एक्टिव ही हैं, क्योंकि प्लेट्स का मूवमेंट है ना, टेक्टोनिक प्लेट वाला हिस्सा है, वो मूवमेंट होता रहता है। अभी हाल ही में कहाँ एक संस्कृत अभिलेख प्राप्त हुआ, इंपॉर्टेंट, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, पाक अधिकृत कश्मीर में गिलगित के पास। एक और क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री ने हाल ही में किस कृषि योजना का विस्तार किया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 2025 से 26 तक जारी रखने की मंजूरी मिल गई है फसल बीमा योजना को। फसल बीमा में क्या होता है, ये बीमा योजना है, बीमा से क्या होता है, बीमा में तो यार प्रीमियम भरना होता है ना, और अगर आपकी फसल डैमेज हो जाती है तो फिर क्षतिपूर्ति मिल जाती है, यही होता है। तो ये बीमा यानी ये जो प्रीमियम है यही पूछा जाता है। तो प्रीमियम ध्यान रखना, अलग अलग फसलों का अलग अलग प्रीमियम है, रबी फसलों का अलग होता है, खरीफ का अलग है। जो ज़्यादा पेरिसेबल है यानी जो ज़्यादा खतरे में रहती हैं उन फसलों का प्रीमियम ज़्यादा होगा, जैसे बागवानी की फसलें, सब्जियां वगैरह होती हैं है ना, तो ज़्यादा डर है खराब होने का, तो इनका प्रीमियम भी ज़्यादा है। ये वही वाली स्थिति है, अगर आप बीमार रहते हैं या फिर आपको आपके अंदर कोई क्रोनिक डिसीज है, या फिर आप सिगरेट पीते हैं, या फिर आप एल्कोहल इंटेक करते हैं है ना, और आप लाइफ इंश्योरेंस अगर लेते हैं, तो ये ऐसी स्थिति में आपका प्रीमियम भी ज़्यादा होता है ना, प्रीमियम भी ज़्यादा होता है। क्यों होता है प्रीमियम ज़्यादा, क्योंकि आपके लुढ़कने के चांस ज़्यादा है ना, इसलिए कंपनी भी प्रीमियम ज़्यादा रखती हैं। वही स्थिति यहाँ पर बागवानी की है, बागवानी फसलें पेरिसेबल है ना, तो इनको खतरा ज़्यादा रहता है, इसलिए प्रीमियम ज़्यादा है। इनको इन शॉर्ट जल्दी से देखिए, इस योजना के बारे में देखिए, लॉन्च कब हुई, लॉन्च ईयर तो यार याद रखना है, बिल्कुल रटना पड़ेगा। फसल बीमा योजना 2016 में लॉन्च की गई थी, 18 फरवरी। अब तो साला डेट भी याद रखना पड़ेगा, एक क्वेश्चन तो डेट के हिसाब से पूछा था, 1946 वाला है ना, 1946 के 4 ऑप्शन थे, इसमें वो इंटरिम गवर्नमेंट वाला क्वेश्चन था, याद आ रहा, और नेवी रिवोल्ट वाला, उसमें 2 ऑप्शन तो फरवरी 1946 के थे, तो बड़ा खतरनाक क्वेश्चन था वो क्वेश्चन शायद करेक्शन में गया है। अब जो भी हो, वर्षा, तापमान, पाला, आर्द्रता आदि से फसलों के नुकसान को बचाना है, ये पर्पज है। ठीक है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, सेंट्रली सेक्टर स्कीम है, केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। बुवाई से पूर्व से लेकर कटाई के बाद की अवधि तक फसल बीमा, ये बीमा है, फीमा लिख दिया, बीमा प्रदान करती है। ठीक है, प्रश्न कहाँ से पूछेगा ये चीज़, खरीफ की फसलों के लिए 2% प्रीमियम देना होता है किसान को, रबी फसलों के लिए 1.5% का प्रीमियम है, और बागवानी फसल के लिए 5% का प्रीमियम है। ठीक है, ये याद रखना, यही पूछा जाता है। तो ये याद रखना है आपको, ईयर भी याद रखना है, बाकी पर्पस तो आप लगा ही लेंगे। चलिए राष्ट्रीय खेल पुरस्कार देखते हैं भाई 2024 के। अब इसमें देखो बहुत सारे अवार्ड आने लगे, एक समय की बात है कि एक ही लोग को दिया जाता था है ना राष्ट्रीय खेल पुरस्कार, अब तो इन्होंने बहुत ज़्यादा एक्सपेंड कर दिया, तो काफ़ी लोगों को मौका मिल गया है अपनी अचीवमेंट को दिखाने के लिए। देखो सबसे बड़ा प्राइज जो है खेल में वो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, ये किसे मिला है, एक लोग को नहीं मिला है, 4 लोगों को मिला है, ध्यान रखना है आपको। एक है डी कोकेश, इनको तो जान ही रहे हैं। दूसरे व्यक्ति हैं हरमनप्रीत सिंह, हॉकी है ना, ओलंपिक से उठाया सबको है ना, ओलंपिक में अच्छा परफॉर्मेंस किया, खासतौर से पैरा ओलंपिक में तो अच्छा हम लोग का प्रदर्शन रहा था भारत का, उस टाइम पे हम लोगों ने सीखा था परीक्षा से पहले। प्रवीण कुमार ये पैरा एथलेटिक्स है, और मनु भाकर ये निशानेबाज है ना, ये 4 लोगों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला है। एक बार यूपीएससी में क्वेश्चन देखो, यूपीएससी तो फिर यूपीएससी है, वो सब नाम हम नहीं पूछता है, वो तो ये पूछता है कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के लिए एलिजिबिलिटी क्या है। तो मैं देखो साइड में लिखा हूँ, ठीक है, जो क्वेश्चन पूछा गया था मैं साइड में लिख दिया हूँ। इसकी एलिजिबिलिटी तब आप फुलफिल करते हैं जब आप पिछले 4 वर्षों में शानदार प्रदर्शन भी कर रहे हो और सर्वाधिक उत्कृष्ट प्रदर्शन आपने किया हो। ठीक है, ये 2 कंडीशन है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के लिए। उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अर्जुन पुरस्कार कब दिया जाता है, 4 वर्षों की अवधि में लगातार अच्छा प्रदर्शन होना चाहिए। तो देखो दोनों में फ़र्क समझ रहे हैं,
4 वर्षों का तो दोनों में है, लेकिन यहाँ पे मेजर ध्यानचंद में सर्वाधिक उत्कृष्ट प्रदर्शन भी एक शब्द लिखा है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा है। ये एज इट इज लाइनें लिखी थी है ना क्वेश्चन में। मिला किसको है अर्जुन पुरस्कार उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए? ज्योति यारा जी एथलेटिक्स से, अन्नू रानी एथलेटिक्स से, नीतू मुक्केबाज हैं, राकेश कुमार पैरा तीरंदाज हैं, और नवदीप जो है ये पैरा एथलेटिक्स है। ठीक है, तो कोशिश कीजिएगा कि कम से कम मेजर ध्यानचंद ये जो 4 लोग पाए हैं ये तो याद ही रखें। ठीक है, अब देखिए तीसरी कैटेगरी है खेल पुरस्कारों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अर्जुन पुरस्कार लाइफ टाइम। ये मिला है सुच्चा सिंह एथलेटिक्स में है ये, और मुरलीकांत राजाराम पेटकर ये पैरा तैराक है। ठीक, चलिए अब पीडीएफ यार पेड हो गई, आप लोगों को बताया था। मैं नंबर यहाँ पे दे दूंगा व्हाट्सअप का, तो अगर रुचि हो आप लोगों की तो मैसेज कर देना, तो मैं ऐड कर दूंगा पेड ग्रुप पर। ठीक है, फिर है नेक्स्ट द्रोणाचार्य पुरस्कार, एक कोच को मिलता है, प्रशिक्षक जो होते हैं, और मिला है इनको सुभाष राणा साहब को, ये पैरा शूटिंग के कोच हैं, और एस मुरलीधरन ये बैडमिंटन के कोच हैं। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट सम्मान होता है, पूछा जाता है। चलिए राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार बहुत इंपॉर्टेंट है, 5वीं कैटेगरी है खेल पुरस्कारों में। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार पिछले 3 वर्षों में, देखो वहाँ पे 4-4 था, यहाँ पे 3 वर्ष है। पिछले 3 वर्षों में खेल का प्रचार विकास में भूमिका निभाने वाले जो संगठन है, वो चाहे प्राइवेट हो, चाहे वो पब्लिक हो, या फिर व्यक्ति हो, ठीक है, इनको मिलता है राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार। तो इस बार तो एक संस्था को मिला है, फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया, इसको मिला है। और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी जो है, माका ट्रॉफी बोलते हैं, ये राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों के अंतर्गत है। ध्यान रखना 6 कैटेगरी जो है ये चंडीगढ़ विश्वविद्यालय को मिला है। ओके, चलिए ये मैंने टेलीग्राम पे इसका स्क्रीनशॉट भेजा था। काउंसलरी एक्सेस समझौता जो है, काउंसलरी से कंफ्यूज मत होना, ये काउंसिल जो है ना, काउंसिलरी, ये इंग्लिश टर्म है काउंसिलरी। काउंसिलरी एक्सेस समझौता है, ये किस किस के साथ है? भारत और पाकिस्तान के साथ है। होता क्या है इसमें? सबसे पहले तो ये एक अनिवार्य समझौता है जिसके तहत कैदियों और मछुआरों की सूचियों का आदान प्रदान करना अनिवार्य होता है। तो ये कीवर्ड याद रखना, कैदियों और मछुआरों की सूची को यहाँ पे ट्रांसफर करना होता है एक दूसरे की। ठीक है, 2008 का समझौता है ये। कंडीशन क्या है? प्रत्येक 2 वर्ष में 1 जनवरी या फिर 1 जुलाई को सूचियों का आदान प्रदान यहाँ पे अनिवार्य रूप से करना होता है। ठीक है, तो ये काउंसिलरी एक्सेस समझौता हो गया। चलिए ब्रेल के बारे में पढ़ते हैं। विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी को ऑब्जर्व करते हैं। भाई ये देखो डेवलप किसने किया है? लुई ब्रेल साहब ने किया है। ये खुद ही मतलब 3 वर्ष के बाद ही अंधे हो गए थे, इनकी आंखों की रोशनी चली गई थी। ठीक है, तो फिर इन्होंने कुछ सोचा फिर, है ना, नेत्रहीन व्यक्तियों के लिए, दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए कुछ किया जाए। तो इन्होंने करके दिखाया और बहुत हेल्प मिल रही है अब ऐसे लोगों को, ताकि लिखा हुआ कम से कम वो लोग समझ सकें कि लिखा क्या है। ब्रेल ये जो लिपि है क्या है? ये स्पर्शनीय कोड है, उभरे हुए बिंदु होते हैं वो उसी से समझते हैं। ठीक है, नेत्रहीन और दृष्टिबाधित व्यक्तियों को लिखित जानकारी तक पहुंचने में सक्षम बनाती है ब्रेल लिपि। इस तरीके से होता है, इस 6 ब्लॉक में होता है। ठीक है, इस 6 डॉटेड होते हैं हर लेटर में। तो अगर ए लिखा है तो ए में मैं यहाँ पे 6 तो रहेंगे ही, एक को मैं थोड़ा बड़ा कर दे रहा हूँ। ठीक है, ये उभरा हुआ कर दे रहा हूँ, तो ये ए का मतलब है, जैसे ये लिखा है। ठीक है, बी का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे इसी बिंदु को मैं बड़ा कर दूँ तो ये बी हो जाएगा। ठीक है, सी का मतलब क्या हो जाएगा? नीचे 6 बिंदु बना लिए, ये 6 बिंदु। ठीक है, और अगर सी है तो इस तरीके से 2 लेटर उभरे रहता है, तो ये सी हो गया। समझ में आ गया? अगर इसको अगर हम थोड़ा सा उभरा कर दें तो ये जो कॉम्बिनेशन बनता है जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, इसका मतलब होता है डी। इस तरीके से इन्होंने ये कोडिंग की है। ठीक है, ब्रेल साहब ने। तो इन्हीं सब ये जो कोड बने इन्हीं को स्पर्श करके वो समझ जाते हैं कि क्या मतलब है। चलिए अब पढ़ते हैं HMPV वायरस। कोरोना वाली याद आ जाती है ना जब भी कोई वायरस अगर पढ़ते हैं हम लोग। इससे देखिए क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चाइना में अभी देख ही रहे होंगे ना आप लोग न्यूज में, तो पूरा ग्लोबल लेवल पर एक डर तो है ही कि इसकी भी कोरोना की तरह पहली लहर और दूसरी लहर इस तरीके से शुरू ना हो जाए। फुल फॉर्म है इसका ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस। ठीक है, होता क्या है? वही सांस वाली प्रॉब्लम जो कोरोना में था, सांस नहीं ले पा रहे थे लोग, श्वसन संबंधी बीमारी। ठीक है, ये वैसे कोई नया वायरस तो नहीं है, इसकी खोज तो 2001 में ही हो गई थी, नीदरलैंड के शोधकर्ताओं ने की थी। लेकिन अभी ये बहुत ज़्यादा फैल रहा है पूरा ग्लोबल लेवल पर, उस वजह से डर है। फ्लू और कोविड-19 के समान तीव्र श्वसन संक्रमण होता है फेफड़ों में। इसका कोई टीका नहीं है, तो एक डर का कारण ये भी रहता है। लक्षण वही जो कोविड-19 के समय थे हम लोगों को, खांसी आ रही थी, बुखार हो जा रहा था, गले में खरांच हो रही थी, है ना। और ये जो फैलने का तरीका इसका है वो भी वैसे ही है, हवा के माध्यम से, किसी को टच करके, निकट संपर्क हो, दूषित सतहों को अगर छू रहे हैं, है ना। तो वायरस है तो यार वो फिर हवा में तो काम करेगा ही। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्या है?
अब थोड़ा लीड्स रिपोर्ट के बारे में पढ़ते हैं। लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स, फुल फॉर्म है लीड्स का। लॉजिस्टिक समझ रहे हैं ना, अब माल ढुलाई समझ लीजिए। माल ढुलाई में कौन स्टेट कैसा परफॉर्म कर रहा है, वहाँ का स्ट्रक्चर कैसा है, इंफ्रा कैसा है लॉजिस्टिक को लेके, है ना, ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखी जाती हैं। तो ये जो रिपोर्ट जारी जो संस्था करती है, फिर मिनिस्ट्री करती है, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है। 6वीं रिपोर्ट है ये। लॉजिस्टिक में प्रदर्शन राज्यों का यहाँ पे मूल्यांकन किया जाता है। 4 पिलर पे ये काम करती है रिपोर्ट, यानी 4 पिलर पर बनाई जाती है। लॉजिस्टिक इंफ्रा कैसा है उस स्टेट का, लॉजिस्टिक सर्विस कैसी है उस स्टेट की, और ऑपरेशनल यानी ये जो परिचालन का वहाँ पे एनवायरनमेंट कैसा है, और सतत लॉजिस्टिक यानी सस्टेनेबल लॉजिस्टिक, ये नया फैक्टर अभी जुड़ा है रिसेंट में, ठीक है, 2023 में शायद ऐड हुआ है। पहले इन 3 फैक्टर पे, 3 पैरामीटर पे बनाई जाती थी ये रिपोर्ट, अभी चौथा भी शामिल हो गया, ठीक है। तो देखो यहाँ पे तो कॉम्बिनेशन में आंसर है यार, एक एक तो है नहीं जो इंपॉर्टेंट हम लोग कह सकें। तो कोशिश कीजिएगा कि जहाँ पे यूपी लाई कर रहा हो उसको जरूर याद रखें, ठीक। जैसे तटीय राज्यों में अलग अलग है, देखो तटीय राज्यों का अलग इन्होंने बताया, लैंडलॉक्ड का अलग बताया है, नॉर्थ ईस्ट का अलग बताया, यूटीज में अलग बताया, और यहाँ पे भी 3 कैटेगरी बना दी, अचीवर्स, फास्ट मूवर्स, एस्पिरेंट। तो तटीय राज्य में गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उड़ीसा अचीवर कैटेगरी में है। तो इस तरीके से आप इसको पॉज कर लेना और पढ़ लेना, है ना, मेरे डिक्टेट करने से कोई मतलब थोड़ी ना। तो यहाँ पे यूपी यहाँ पे बिलोंग कर रहा है, इसको ध्यान रखिएगा। लैंडलॉक्ड कंट्री में अचीवर की कैटेगरी में उत्तर प्रदेश। तो ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये जो अभी हाल ही में लीड्स 2024 रिपोर्ट मंत्रालय के द्वारा जारी की गई है, इसका उत्तर प्रदेश में मतलब कौन सा स्थान है या फिर किस कैटेगरी में ये लाई कर रहा है। तो लैंडलॉक तो ठीक है लगा ही लेंगे, बाकी ये पूछा जा सकता है अचीवर कैटेगरी में उत्तर प्रदेश, ठीक है। पॉज कर लेना इसको, इस पेज को, और देख लेना सारे फैक्ट। और क्या फाइंडिंग्स हैं ये देखिए। लॉजिस्टिक का भारत की जीडीपी में यार अच्छा खासा योगदान है, 13 से 14%। ये परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा दे रहा हूँ। इसी को कम करना है बस, लॉजिस्टिक लागत जो है इसको अगर कम कर लिया तो फिर बल्ले बल्ले है फिर गवर्नमेंट की। लॉजिस्टिक लागत जो है जीडीपी की 13 से 14% है। तो जितना योगदान है उतना ही यहाँ पे लागत भी है। तो ये कॉस्ट बहुत ज़्यादा है ना, इसी को मिनिमाइज करने की कोशिश की जा रही है गवर्नमेंट के द्वारा। इसको 8 से 9% तक लाने का लक्ष्य है, ठीक है। और राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति जो है ये 2022 की है। तो इतने फैक्ट है। जीडीपी की सॉरी ये लॉजिस्टिक की जो भारत की जीडीपी में हिस्सा है वो 13 से 14% है, इतनी ही लागत है, ठीक है। टारगेट याद रखना 8 से 9% का। और उत्तर प्रदेश की कैटेगरी याद रखना अचीवर कैटेगरी में, लैंडलॉक्ड में, ओके। चलिए अब यहाँ पे पॉवर्टी पर एसबीआई ने भी यार एक रिपोर्ट जारी की है, तो एसबीआई की रिपोर्ट देख लेते हैं भाई, ये पॉवर्टी के बारे में क्या बोल रहा है। ये बताते हैं कि ग्रामीण और शहरी गरीबी दर जो है इसमें कमी आई है। तो ठीक है, हम लोगों ने स्टेटमेंट के लिए सीख लिया कि शहरी गरीबी दर जो है इसमें भी कमी आई है और ग्रामीण में भी आई है, ओके। गिरावट के कारण क्या है, सरकारी योजनाएं जो इतनी तमाम चल रही हैं ना, ग्रामीण बुनियादी ढांचे बनाए जा रहे हैं, निम्न आय वर्ग में बेहतर उपभोग हो रहा है, इस वजह से जो गरीबी यहाँ पे कम दिखाई दे रही है, ये डेटा सामने है। देख लीजिए, बाकी फाइंडिंग्स देख लीजिए। और ग्रामीण गरीबी की बात करें तो ये 2011-12 में लगभग 26% हुआ करती थी। फाइनेंशियल ईयर जो 2024 में ये 4.86 रह गई, तो काफ़ी यहाँ पे इंप्रूवमेंट हुआ है एसबीआई की रिपोर्ट के अनुसार। और शहरी गरीबी की बात करें तो 2011-12 में लगभग 14% हुआ करती थी शहरी गरीबी, और फाइनेंशियल ईयर 2024 में ये 4% रह गई है। तो ये आपको ध्यान रखना है परीक्षा के लिए, ठीक है, हो जाएगा। चलिए और क्या है, इस रिपोर्ट के अनुसार बिहार एकमात्र ऐसा राज्य है जिसमें बचत दर, सेविंग रेट जो है ना, बचत दर नकारात्मक है, -6%। सेव नहीं करते हैं बिहार के लोग, ये रिपोर्ट ऐसा कह रही है, मतलब कम है वहाँ पर सेविंग रेट, बहुत कम है। उच्चतम बचत दर कहाँ पे है, गोवा में है 49%। तो गोवा के लोग बचत करते होंगे, लेकिन बाहर के लोग जो गोवा में आते हैं वो तो खर्चा ही कर रहे हैं, है ना, ठीक है। तो ये फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी का करंट अफेयर्स हो गया। मिलेंगे फिर सेकेंड वीक में, और इनको रिवाइज करते रहें, बढ़िया से पढ़ते रहें। और ये जो आपको मैं कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ ये हेल्प करेगा आप लोगों को, है ना, क्योंकि काफ़ी मेहनत से मैं ये पीडीएफ बनाता हूँ आप लोगों के लिए। हाँ देखिए, यहाँ तक हो गया था फर्स्ट वीक में। हम लोगों ने ये लास्ट टॉपिक पढ़ा था फर्स्ट वीक में, निर्धनता पर जो एसबीआई की रिपोर्ट आई थी, इसके डेटा देखे थे, इसकी फाइंडिंग्स देखी थी। पहला टॉपिक करेंगे हम लोग गुरु गोविंद सिंह जी की जो जयंती को ऑब्जर्व किया गया है। इसमें देखो एक ही करंट अफेयर्स अभी फिलहाल तो इंपॉर्टेंट है, जो हम लोग बाल वीर दिवस पढ़ते हैं, है ना, 26 दिसंबर। बस उस वजह से मैं इसको मेंशन किया हूँ इस टॉपिक को। बाकी कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट भी कभी कभी पूछ लेता है, तो इसको देख लेंगे, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। अभी करंट में ये सारी चीज़ें थी। 358 भी जो जयंती थी, इस जयंती पर इनको श्रद्धांजलि दी गई है। 10वें गुरु थे, ये भी हम लोग जानते हैं, सिख धर्म में 10 गुरु थे, ये अंतिम गुरु थे। इनकी जयंती को प्रकाश उत्सव के रूप में मनाया जाता है। अब यहाँ पे देखते हैं थोड़ा इनके बारे में। बिहार में इनका जन्म होता है। फादर इनके कौन थे, जो नवें सिख गुरु थे उनका नाम था गुरु तेग बहादुर, ये भी हम लोग जानते ही हैं, है ना। खालसा पंथ की स्थापना की थी इन्होंने। खालसा पंथ यानी ये जो इन्होंने अपने समुदाय को योद्धा समुदाय में जो कन्वर्ट किया था, वो काम इन्हीं का था।
5 का को प्रस्तुत किया था इन्होंने, कंघा, केस, कड़ा, कृपाण और कच्चेरा, कच्चेरा यानी शॉर्ट्स। तो ये 5 का जो इन्होंने प्रिंसिपल दिया था, ये फॉलो भी करते हैं आज भी सिख धर्म के लोग। इनके बेटे जोरावर सिंह और फतेह सिंह बच्चे ही थे, छोटे थे, है ना। सरहिंद के गवर्नर वजीर खान ने इस्लाम धर्म अपनाने से इनकार करने के कारण इन दोनों की हत्या कर दी थी, ठीक है। तो इसी शहादत की वजह से ऑब्जर्व भी करते हैं 26 दिसंबर को। तो ये नया दिवस है, तो ध्यान रखिएगा। एक बार पूछा था, है ना, ये क्वेश्चन एक बार पूछा था डेज में, बेटों की शहादत को याद करने के लिए वीर बाल दिवस ऑब्जर्व करते हैं 26 दिसंबर। क्लियर है। चलिए दूसरा टॉपिक है, प्रथम मत्स्य पालन क्लस्टर के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट है इसलिए इंपॉर्टेंट है। मत्स्य पालन क्लस्टर, इसमें क्या होना है पहले तो ये सीख लेते हैं कि इसको जो शुरू किया गया है सिक्किम में, सिक्किम के सोरेंग जिले में इसको शुरू किया गया है। उद्देश्य क्या है इस क्लस्टर का? उद्देश्य बहुत सिंपल सा है लेकिन बहुत कारगर है ना। मछली का जो उत्पादन आप कर रहे हैं वो बायोटिक होना चाहिए, ठीक है, जैविक होना चाहिए, एंटीबायोटिक, रसायन, केमिकल, कीटनाशक इन सबसे मुक्त होना चाहिए, ठीक है। यह क्लस्टर प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना जो चलती है इसके अंतर्गत बनाया गया है। इस स्कीम के बारे में पूछा जाता है, स्कीम के बारे में हम लोग जानते हैं। लॉन्च ईयर जान लीजिए, ये मैचिंग में काम आता है 10 सितंबर 2020। 2020 की योजना थी, ठीक है, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। उसी के तहत ये क्लस्टर बनाया गया है सिक्किम में। क्लियर। चलिए अब देखते हैं स्कूलों में इनरोलमेंट कैसा रहा। यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन, ये तो इसका फुल फॉर्म हो गया, शिक्षा के लिए एकीकृत जिला सूचना प्रणाली रिपोर्ट अभी लॉन्च की गई है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा। तो यहाँ पे बस नामांकन देखा जाता है, कितना घटोतरी है कितना बढ़ोतरी है, फाइंडिंग देख लेंगे, तो इसको ध्यान रखिएगा। सरकारी स्कूलों में नामांकन में 5.59% की गिरावट आई है। स्टेटमेंट के लिए ध्यान रखना, सरकारी स्कूलों में इनरोलमेंट जो है वो 5.59% की गिरावट है, ठीक। निजी स्कूल में भी गिरावट है लेकिन थोड़ा सा परसेंटेज कम है। तो 2 स्टेटमेंट यहाँ से बन गए हैं, सरकारी स्कूलों में घटोतरी दिखा देगा, निजी स्कूलों में बढ़ोतरी दिखा देगा, तो गलत कर देना, दोनों ही जगह इनरोलमेंट की कमी है। अगर अलग अलग देखें तो बॉयज़ के नामांकन में 6.04% की कमी है और गर्ल्स के इनरोलमेंट में 5.76% की कमी है। तो कम से कम कमी तो याद ही रखना, डेटा भले याद ना रहे एग्जैक्ट 6% और 5%। अगर स्टेटमेंट में पूछेगा तो एक मतलब पॉसिबिलिटी रहती है कि वो डेटा ना पूछे, सिर्फ कमी और वृद्धि करके इस तरीके से लिख के वो स्टेटमेंट पूछ लेगा। सबसे ज़्यादा गिरावट देखिए बिहार में सबसे ज़्यादा गिरावट है इनरोलमेंट में, उसके बाद उत्तर प्रदेश में कमी है और फिर महाराष्ट्र में, ठीक है। इसरो के नए चेयरमैन बता दीजिए जल्दी से। डॉक्टर बी नारायण, ठीक है, एस सोमनाथ पहले थे, इनका स्थान लेंगे। देखते हैं WTO के बारे में। हाल ही में 30वीं वर्षगांठ इसकी मनाई गई। ये सब तो हम लोग को नहीं पढ़ना है, ये तो करंट की वजह से ये टॉपिक न्यूज में है। WTO जो संस्था है न्यूज में है, तो इसके जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं उनको सीखेंगे, कब क्या क्या हुआ ये भी सीखेंगे। फंक्शन क्या है इसका? WTO क्या करता है भाई, दुनिया भर में जो ट्रेड चल रही है ना, ट्रेड को ऑर्गेनाइज करता है, खासतौर से उन देशों की ट्रेड को ऑर्गेनाइज करता है जो इसके मेंबर है, ठीक है। तो लगभग लगभग सभी देश ही मेंबर हैं। ग्लोबल ट्रेड को रेगुलेट करना इसका मेन एम रहता है, काम रहता है। 1995 में WTO का गठन होता है, ठीक है। पहले WTO नहीं था, पहले क्या था, गेट के नाम से ये संस्था चलती थी। खैर गेट के काम बहुत सीमित थे, WTO का तो काम बहुत एक्सपेंडेड है। जब गेट गेट का फुल फॉर्म देखिए पहले, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। यही जो संस्था है गेट, ये गेट यही ट्रेड का मैनेजमेंट देखती थी पहले ग्लोबल लेवल पर, ठीक है। बट लेकिन गुड्स, बस गुड्स का देखती थी, वस्तुओं का देखती थी, सर्विस, इन्वेस्टमेंट, ये सब ये काम नहीं था गेट का। चूँकि रिप्लेस हो गई थी फिर 1995 से, फिर WTO हुई, रोल में आ गई, तो फिर सारे काम ये देखने लगी। 1948 से 1995 तक गेट ही ग्लोबल ट्रेड को रेगुलेट करता था, मुख्यतः वस्तुओं का, गुड्स का व्यापार देखता था, सर्विस काउंट नहीं थी, ठीक है। लेकिन WTO में गुड्स भी है, सर्विस भी है, इंटेलेक्चुअल जो प्रॉपर्टी है इससे संबंधित व्यापार जो है सभी को देख रहा है WTO। हेडक्वार्टर जिनेवा, हम लोग स्विट्जरलैंड पढ़ते हैं। चलिए यहाँ पे देखेंगे ब्रिक्स का नया मेंबर बन गए भैया इंडोनेशिया, ये परमानेंट फुल मेंबर हो गए इंडोनेशिया, ध्यान रखना। ब्रिक्स के 10वें मेंबर ये बन गए, ठीक है। बाकी ब्रिक्स के बारे में तो जानते हैं, इमर्जिंग इकोनॉमीज़ जो है इनका एक संगठन है, एक ब्लॉक है, अब ब्लॉक ऑफ इमर्जिंग इकोनॉमीज़। ये भी हम लोग जानते हैं कि ब्रिक शुरुआत में ब्रिक्स नहीं था, ब्रिक था, है ना। एस जो है ये बाद में जोड़ा गया था, ब्रिक्स का जो एस है ये बाद में जोड़ा गया था। ओरिजिनल ब्लॉक यही था ब्रिक के नाम से, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया और चाइना मूल रूप से संस्थापक जो थे यही थे। 2010 में फिर साउथ अफ्रीका ने एंट्री मारी है ब्रिक में, तो ब्रिक बन गया ब्रिक्स, ठीक है। 2024 में फिर ईरान ऐड हो गया, UAE ऐड हो गया, इथोपिया भी ऐड हो गया, इजिप्ट भी हो गया। सऊदी अरेबिया ने अपनी कंसेंट वापस ले ली थी, तो ये नहीं है, ठीक है। तो यहाँ तक तो 9 हो गया था, इजिप्ट तक 10वां मेंबर हो गया इंडोनेशिया। टोटल मेंबर अब वर्तमान में कितने हैं? 10 मेंबर हैं। ये 9 जनवरी 2025 तक की स्थिति है, हो जाएगा। चलिए
एक क्वेश्चन कीजिए, हाल ही में भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसने अपने वन पारिस्थितिकी तंत्र को ग्रीन जीडीपी से जोड़ा है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़। ग्रीन जीडीपी का क्या मतलब है? बहुत आसान है, सामने लिखा है, पढ़ लीजिए। आर्थिक गतिविधियों उत्पादन के क्रम में नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं इनमें होने वाली कमी, पर्यावरणीय क्षरण, प्रदूषण जैसे कारकों को शामिल किया जाता है। और इन सभी का जो लॉस हुआ, नेचुरल रिसोर्स का लॉस हुआ, पर्यावरणीय क्षरण हुआ, ये पॉल्यूशन जैसे कारक आए, इन सभी की कॉस्ट को कट कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है, तब जाके ग्रीन जीडीपी बनती है। ठीक है, यानी एक तरीके से ये भी बोल सकते हैं कि आपकी जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है आपके कंट्री की, है ना, तो उन सब एक्टिविटीज़ में ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है कि कोई एक्टिविटी ऐसी ना हो, कोई स्कीम ऐसी ना हो, कोई लॉ ऐसा ना बन जाए, कोई रूल ऐसा ना बन जाए जिससे पर्यावरण को नुकसान हो। ठीक है, अब ग्रीन जीडीपी पढ़ रहे हैं तो इनका नाम भी जानना जरूरी है। साइमन कुजनेट्स बहुत बड़े अर्थशास्त्री रहे हैं। जीडीपी की संकल्पना इन्होंने दी है ना, जीडीपी क्या होती है, साइमन कुजनेट्स साहब ने बताया। ये कहते हैं कि पारंपरिक जीडीपी जो है, अगर ग्रीन जीडीपी के फैक्टर को आप काउंट नहीं कर रहे हैं तो फिर वो पारंपरिक जीडीपी है। तो ये कहते हैं कि पारंपरिक जीडीपी से किसी देश के वास्तविक कल्याण का संकेत नहीं मिलता, आपको अपनी जीडीपी को ग्रीन जीडीपी में लाना पड़ेगा। ग्रीन जीडीपी है क्या? ये जो आपकी नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट है इसमें से क्या हटा देना? ये जो लॉस हो रहा है ना, नेचुरल रिसोर्स का लॉस हुआ, इसकी जो लागत है, इकोसिस्टम क्षरण हुआ, इन सब की कॉस्ट को हटा देना है, तो ग्रीन जीडीपी बन जाएगी। चलिए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको देखिए। हम्माम, ये हम्माम क्या है? एक इमारत है। ठीक है, इमारत है। न्यूज़ में क्या होता? न्यूज़ में देखिए, ये जो इमारत है ना, इस पर कुछ लोगों ने भाई अपनी निजी संपत्ति इसको घोषित कर दिया वेबसाइट पर जाके। तो अभी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में हम्माम की सुरक्षा के लिए बल तैनात करने का निर्देश दिया है सरकार को, क्योंकि कुछ लोगों ने वेबसाइट पर निजी संपत्ति होने का दावा किया था। बड़े मस्त मस्त लोग हैं भाई। बाकी हम्माम के बारे में जानिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तुर्की शैली की इमारत है जिसका निर्माण जहांगीर के शासनकाल में 1620 में अली वर्दी खान द्वारा किया गया था। बाकी एक होमवर्क है आपका, ये हम्माम जल्दी से सर्च करके बताइए कहाँ पर है। ठीक है, ये होमवर्क है आपका, कमेंट करके बताइएगा। इस एक्ट को भी ध्यान रखें, प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्व स्थल एवं अवशेष अधिनियम 1958। प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्व स्थल एवं अवशेष अधिनियम 1958। चलिए, क्वेश्चन कीजिए, अभी हाल ही में सेब्डा लिंका को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया, यह किस देश से संबंधित है? ये कहाँ पे है? बोस्निया और हर्जेगोविना में। ये है क्या सेब्डा लिंका? ये शहरी लोकगीत है, पारंपरिक शहरी लोकगीत है वहाँ का। बाल्कन ब्लूज के नाम से भी इसे जाना जाता है। ये अभी शामिल किया गया है अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में। ठीक है, उदास शहरी प्रेम गीत एक तरीके से है। लोकेशन जान लीजिए, ये मैपिंग से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इटली देख रहे हैं ना, ये इटली है। एड्रियाटिक सी भी देख रहे हैं, उसके राइट साइड में जाएंगे तो आपको ये लैंड पार्ट दिखेगा, क्रोशिया दिख रहा है ना, ये क्रोशिया है, ये सर्बिया है, और बीच में ये फंसा हुआ है बोस्निया और हर्जेगोविना, ये लोकेशन है। ठीक है, चलिए, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन क्या है भाई? एक राष्ट्र और एक सदस्यता। अभी 1 जनवरी 2025 को शुरू किया गया इस स्कीम को। ये वन सब्सक्रिप्शन वाली जो बात हो रही है, ये बेसिकली इनके लिए है, शोधकर्ताओं के लिए है। ये जो रिसर्च के स्टूडेंट हैं या फिर रिसर्च इंस्टीट्यूशन जो होते हैं, उनके लिए जर्नल्स पेपर की ज़रूरत पड़ती है ना, शोध पेपर जिसे बोलते हैं हिंदी में। तो शोध पेपर को एक्सेस करना इतना आसान नहीं होता है। तो इस स्कीम के तहत या फिर इस इनिशिएटिव के तहत इनका एक्सेस जो है, जर्नल्स पेपर का जो एक्सेस है, शोध पेपर का जो एक्सेस है, यानी पहुंच जो है वो आसान हो जाएगी इन सभी के लिए जो रिसर्च से जुड़े हुए स्टूडेंट हैं या फिर इंस्टीट्यूशन है। लेटेस्ट ई जर्नल्स यानी नवीनतम शोध लेख और शैक्षिक पत्रिकाओं तक सबकी पहुंच सुनिश्चित करना है, ये लक्ष्य है इसका, जिससे वैज्ञानिक अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा मिल सके। रिसर्च स्टूडेंट हों या फिर टीचर हों, शोधकर्ताओं को विभिन्न क्षेत्रों में वैल्यूएबल जो ई पेपर्स हैं या फिर जर्नल पेपर्स हैं या फिर पत्रिकाएं हैं, इनकी उपलब्धता हो सके। ठीक है, ये पर्पज है। देखें, हाल ही में भारत का पहला गिलास ब्रिज कहाँ खोला गया है? कन्याकुमारी, तमिलनाडु में। ओके, चलिए, यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। ग्रीन आर्मी क्या है? ये चूँकि यूपी से भी बिलोंग कर रही है ये न्यूज़, तो और भी इम्पोर्टेंट है। वाराणसी के देवरा में एक ग्रुप है, महिलाओं का ग्रुप है, दृढ़ निश्चयी महिलाओं का एक समूह है। ये काम क्या करते हैं? ये देखिए, काम इनका बहुत ज़बरदस्त है। यह समूह नशीले पदार्थों और जुए के खिलाफ जागरूकता बढ़ाते हैं, लड़की के जन्म को त्यौहार के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है, और दहेज प्रथा के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। ये ग्रुप का काम है, महिलाओं का ग्रुप है। इस आर्मी ने अपना पहला कार्य जो है ये चप्पल बनाने वाली फैक्ट्री की स्थापना के साथ शुरू किया था, और जो इस फैक्ट्री में जो पहली जोड़ी चप्पल बनी, इसी चप्पल को गिफ्ट किया गया था मोदी जी को। पहली जोड़ी चप्पल पीएम मोदी को उपहार स्वरूप भेजी गई थी। इसी वजह से ये ग्रीन आर्मी जो है ये न्यूज़ में थी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। और बनारस से बिलोंग कर रही है, जगह भी ध्यान रखना है। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के नए अध्यक्ष, इनका नाम है न्यायमूर्ति वी राम सुब्रमण्यम। याद रहेगा।
चलिए, टोडा जनजाति के बारे में क्या जानते हैं? टोडा जनजाति बिलोंग करती है तमिलनाडु से। ट्राइब्स में मैचिंग में क्वेश्चन आता है, तो एक तो चीज़ सीख ली हमने, टोडा जनजाति तमिलनाडु से बिलोंग करती है। इनका एक महोत्सव है, मोद बेत महोत्सव। मोद बेत महोत्सव तमिलनाडु में टोडा ट्राइब्स के द्वारा यह महोत्सव मनाया जाता है। बाकी मैं टोडा जनजाति के लिए ही बस मेंशन किया हूँ, क्योंकि ये अपने आप में बड़ी विचित्र ट्राइब है। सबसे पुराने द्रविड़ जातीय समूह में से एक ये जनजाति मानी जाती है। नीलगिरी पहाड़ियों की एक पशुपालक जनजाति है। ठीक है, ये सेपरेट भी पूछे गए क्वेश्चन कई बार टोडा के बारे में स्टेटमेंट में। चलिए, अभी हाल ही में आपातकाल की घोषणा हुई है एक कंट्री में, वो भी सामूहिक हिंसा में वृद्धि के कारण। सामूहिक हिंसा में वृद्धि के बाद आपातकाल की घोषणा की गई है, और किस कंट्री में? त्रिनिदाद और टोबैगो देश में। मैपिंग से भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई, है ना? कहाँ पे है बताएंगे? चलिए मैप पे दिखा देंगे अभी। त्रिनिदाद और टोबैगो जो है एक ही कंट्री है, ठीक है। दो आइलैंड है छोटे छोटे से, एक बड़ा आइलैंड है उसका नाम त्रिनिदाद है, एक छोटा सा आइलैंड है उसका नाम टोबैगो है, लेकिन कंट्री एक ही है। कैपिटल क्या है इसकी? पोर्ट ऑफ स्पेन। कैरेबियन सी देख रहे हैं, जमाइका देख रहे हैं, और अगर आप साउथ अफ्रीकन कंट्रीज़ की बात, सॉरी साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट की बात करें तो आप वेनेजुएला देख रहे होंगे। वेनेजुएला के जस्ट ऊपर देखेंगे तो आपको ये आइलैंड्स दिखेंगे छोटे छोटे। कुल जनसंख्या सिर्फ 15 लाख है भाई यहाँ पे, और देश की कुल जनसंख्या में भारतीय प्रवासी 42%। मजे की बात देखिए, आधे तो वहाँ पे इंडियंस हैं। भारत की यूपीआई प्लेटफॉर्म को अपनाने वाला पहला देश भी है। ये थोड़ा जियोग्राफिकल लोकेशन देखिए, वेनेजुएला देख रहे हैं, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में आइए, वेनेजुएला आपको दिखता है। ठीक है, मैं छोटा सा मैप बना दे रहा हूँ तो आपको आइडिया लग जाएगा। ये है ना, ये वेनेजुएला यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए, इस लोकेशन को देखना है, ठीक। तो ये जो आपको दो आइलैंड्स दिख रहे हैं, ये हिस्सा ये है त्रिनिदाद, और ये छोटा सा आइलैंड है टोबैगो। ये उसकी कैपिटल है, पोर्ट ऑफ स्पेन। नेक्स्ट देखिए, इस पर तो मेंस का क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन पूछा जाएगा। भारत और अमेरिका रक्षा और परमाणु सहयोग। अभी अमेरिका के एनएसए यानी जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर होते हैं हर कंट्री के, अमेरिका के एनएसए ने भारत का दौरा किया है, तो यहाँ पे तमाम वार्ता हुई हैं और कुछ इनिशिएटिव भी लिए गए, उन्हीं को हम लोग को जानना है। असैन्य परमाणु सहयोग जो है, इसमें क्या बात हुई है? अमेरिका ने भारत अमेरिका असैन्य परमाणु समझौता लागू करने के लिए अमेरिकी परमाणु रिएक्टरों की आपूर्ति जैसे प्रतिबंध हटाने की घोषणा की है, तो बहुत अच्छी बात है। और इस वार्ता में क्या बात हुई है? एक डिवाइस का नाम है सोनोबॉय, इसको ध्यान रखिएगा, सोनोबॉय एक डिवाइस है जो जल के भीतर खतरे का पता लगाती है। इसके सह निर्माण पर भी सहमति बनी है, अमेरिका और इंडिया इसका निर्माण करेगा सोनोबॉय का। तो पानी के अंदर जो भी खतरा होगा ये डिवाइस हमें बता देगी। तो कुछ स्पेशल टाइप का होगा, ऐसा थोड़ी ना कि कोई डिवाइस होगी ही नहीं अभी तक, कि एग्जिस्ट नहीं कर रही होगी, कि जो पानी के अंदर खतरा को नहीं बताती होगी। अब इतना डिटेल से हम लोग को नहीं पढ़ना है, बस इस डिवाइस का नाम जानना है। यहाँ पे देखिए, भारत अमेरिका असैन्य परमाणु सहयोग समझौता जो है, इसको 123 समझौता भी बोलते हैं, 123 एग्रीमेंट, ध्यान रखना, 123 एग्रीमेंट भी पूछ सकता है। परमाणु ईंधन टेक्नोलॉजी और रिएक्टर तक पहुंच प्रदान करता है ये एग्रीमेंट हमारा अमेरिका के साथ, ठीक है। हम भले ही एनपीटी के सदस्य नहीं हैं, एनपीटी समझ रहे हैं ना, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी जो है, ये ट्रीटी बोलती है कि आप एटॉमिक एनर्जी से संबंधित कुछ भी कर रहे हैं ना, तो उसमें वृद्धि नहीं होना चाहिए, है ना। शांतिपूर्ण उसका यूज कर रहे हैं तो फिर एक अलग बात है। तो हम लोग एनपीटी के मेंबर नहीं भी हैं, तब भी हमें ये सारी चीज़ें इस समझौते के तहत काफ़ी कुछ हेल्प मिल जाती है, ठीक है। भारत ने अपनी परमाणु सामग्री को शांतिपूर्ण उपयोग की गारंटी के लिए एक वादा भी है ना, साथ में एक वादा भी है, शर्त भी है, शर्त भी बोल लीजिए, वादा बोल लीजिए, IAEA सुरक्षा उपायों के अंतर्गत रखने पर सहमति व्यक्त की है। हमारे बहुत से परमाणु रिएक्टर ऐसे हैं जो अंडर सर्विलांस रहते हैं, किसके? IAEA के, ये जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है। भारत के कुछ परमाणु रिएक्टर को IAEA सुरक्षा उपायों के अधीन रखना पड़ता है और कुछ को नहीं रखना पड़ता है। और ये क्या पंगा है कि कुछ को रखना पड़ता है और कुछ को नहीं? तो ये मैं नीचे मेंशन किया हूँ, इसको देख लीजिए। जिन रिएक्टरों में इम्पोर्टेड यानी आयातित यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है उनको अधीन रखना पड़ता है, ठीक है, IAEA के अधीन रखना पड़ता है। और जिन रिएक्टर्स में हम घरेलू यूरेनियम यूज कर रहे हैं तो इनको नहीं रखना पड़ता है, ठीक है। ये एक बार मेंस में पूछा था, यूपीएससी मेंस में पूछा, सॉरी यूपीएससी प्रीलिम में पूछा था, ध्यान रखिएगा। हेनले पासपोर्ट अभी अपडेट हुआ है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025। 2024 में भाई हम 80 पे थे, 2025 में 85 में आ गए, पीछे खिसक गए। शीर्ष स्थान इन्हीं का रहता है, सिंगापुर का, दूसरे जापान है, सबसे निचला स्थान है पाकिस्तान और यमन का संयुक्त रूप से, ठीक है। इसमें 3 फैक्ट याद रखना है बस। ये देखिए, चक्रवात डिके लेडी, इसको हम लोग अभी पढ़े थे शायद फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी के करंट अफेयर्स में पढ़े थे। इस क्षेत्र के बारे में भी आपको बताया था। मयोटे, मयोटे कहाँ पे? ये मायोट पढ़ लो, मयोटे पढ़ लो। मयोट है ये, आप मोजाम्बिक चैनल देख रहे हैं, हिंद महासागर देख रहे हैं, वहीं पे मैंने आपको मैप बना के भी दिखाया था। फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी का जो करंट अफेयर्स था उसमें PDF में है, पेड ग्रुप वाले जो हैं उनको प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो वो देख लेंगे वहाँ से।
बाकी मैं आप लोगों के लिए अगर समय मिलेगा तो मैं इमेज डाल दूंगा। वैसे पिछले वीडियो में तो दिखाया ही था ना, हिंद महासागर में स्थित फ्रांसीसी क्षेत्र, हिंद महासागर में स्थित, ये ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से भी याद रखना भाई, है ना। लोकेशन पूछा जा सकता है मायोटे के बारे में। मायोटे को प्रभावित किया, चलिए ठीक है। इससे पहले भी चक्रवात चीडो ने इस क्षेत्र को प्रभावित किया था, ठीक है। चलिए बाकी मायोटे के बारे में पहले भी डिस्कस हो चुका है, फिर से रिवाइज करा दे रहे हैं। मोजाम्बिक चैनल के पास स्थित एक आइलैंड है, ठीक है। और 1943 में फ्रांस ने मायोट को कॉलोनी बनाया था, 1843 में। और मायोट पर अभी भी पेरिस से शासन किया जाता है, यानी ये फ्रांस के अधीन है। विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं? 10 जनवरी को ऑब्जर्व करते हैं। हिंदी को लेके हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोविजंस हैं? आर्टिकल 343 हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ पे हिंदी और अंग्रेजी को, दोनों भाषाओं को आधिकारिक भाषा की मान्यता मिली है 343 में। चलिए इसको देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें अभी कुछ न्यू डेवलपमेंट हुए हैं, वही हम लोगों को सीखना है, बाकी चीज़ें पुरानी हैं। एक करंट अफेयर्स तो यही है कि हाल ही में उड़ीसा ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को ज्वाइन करने का यहाँ पे मन बनाया है। मतलब वो राज्य बन गया, शामिल ज्वाइन कर लिया, इस स्कीम को ज्वाइन कर लिया। इसमें है क्या 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 चीज़ें? एक तरह से क्या है, हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है। जो हम लोग बहुत बेसिक सा फैक्ट जानते हैं वो ये जानते हैं कि भैया हर फैमिली को 5 लाख रुपए हर साल प्रति फैमिली मिलती है। हेल्थ कवर है इसमें, ठीक है, हेल्थ कवर है। 2018 में लॉन्च हुआ है और ये केंद्र प्रायोजित स्कीम है, ठीक है। 60-40 का रेशियो है, 60% सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करती है और 40% स्टेट। फिर भी स्टेट इतने मतलब रुचि क्यों नहीं ले रहे हैं इसको ज्वाइन करने के लिए? इस पर एक मुख्य परीक्षा का क्वेश्चन करेंगे हम लोग और ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है। ये जो रेशियो है ये तो मैदानी भाग में जो राज्य स्थित है उनके लिए, पहाड़ी राज्यों के लिए और बड़ा है, और यूटीज़ के लिए और ज़्यादा है कंट्रीब्यूशन सेंट्रल गवर्नमेंट का। और ऐसी यूटी जहाँ पे मतलब लेजिस्लेशन नहीं है, जहाँ पे विधानसभाएं नहीं है, है ना, तो वहाँ पे तो पूरा 100% का कवरेज है सेंट्रल गवर्नमेंट का अकेले ही। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो है इनको अफोर्डेबल हेल्थ केयर यहाँ पे एक्सेस कराया जाता है। 5 लाख की यहाँ पे हर साल प्रति फैमिली को हेल्थ कवर दिया जाता है। बेनिफिशियरी ये जो है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, ये पता कैसे चलता है भाई कौन गरीब है, किसको मिलना चाहिए किसको नहीं? तो ये डेटा यहाँ से उठाते हैं, ठीक है। बेनिफिशियरी को कहाँ से आइडेंटिफाई किया जाता है? सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस जो है हमारा, यहाँ से पता चल जाता है गवर्नमेंट को। तो यहाँ से वो बेनिफिशियरी लाभार्थी को सिलेक्ट कर लेते हैं, आइडेंटिफाई कर लेते हैं, फिर उस हिसाब से फिर फर्दर प्रोसीडिंग होती है। क्लियर है? अब यहाँ पे जो नया डेवलपमेंट हुआ, सिर्फ इसी की वजह से मैं स्कीम को यहाँ पे मेंशन किया हूँ कि 2024 में हर एक बुजुर्ग को शामिल कर लिया गया है जिसकी उम्र 17 वर्ष या फिर इससे अधिक है। 17 वर्ष या इससे अधिक आयु के सभी सीनियर सिटीजन्स को कवर कर लिया गया। ये नई चीज़ें आपको पढ़ने के लिए इस स्कीम में। क्लियर है? अभी हाल ही में पीएम मोदी साहब ने यहाँ पे मिशन मौसम को इनॉग्रेट किया है। पर्पस देखो सिंपल समझ में आता है, नाम से ही पता चल रहा है मिशन मौसम से कि जो मौसम की प्रेडिक्शन में, मौसम की फोरकास्टिंग में जो प्रिसीजन है, एक्यूरेसी है, उसको बेटर करना है ना। क्योंकि अल्टीमेटली बहुत सारे सेक्टर इस पर डिपेंड करते हैं। एग्रीकल्चर है, चाहे विमानन वाली बात हो, चाहे डिफेंस की बात हो, डिजास्टर मैनेजमेंट की बात हो, टूरिज्म को लेके, हेल्थ को लेके, यहाँ पे हर एक सर्विस में मौसम का प्रिसीजन होना, मौसम की प्रेडिक्शन का प्रिसीजन होना, ये बहुत जरूरी है। तो अभी हाल ही में भारतीय मौसम विभाग यानी जो IMD है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है, इसकी 150वीं वर्षगांठ पर पीएम मोदी साहब ने मिशन मौसम का उद्घाटन किया, ठीक है। इस वजह से यहाँ पे हम लोग यहाँ पे करंट में था, बेटर फोरकास्टिंग के लिए, बेटर मॉडलिंग के लिए, बेटर वेदर सर्वेलेंस के लिए ये पर्पज ही है, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे सेक्टर में ये चीज़ें हम लोगों ने देखी, एक्यूरेट ऑब्जर्वेशन के लिए इस मिशन को लाया गया है। और बाकी जो स्टैटिक पॉइंट है IMD के बारे में, 1875 में स्थापना की गई थी और ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंडर में काम करती है। इसको देखो कंफ्यूज करने के लिए ना, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर में भी एक स्टेटमेंट बना के दे सकता है, तो उसको गलत कर देना, ठीक है। ये अर्थ साइंस के मिनिस्ट्री जो अर्थ साइंस है इसके अंडर में काम करती है IMD। क्लियर है? चलिए दूसरा टॉपिक करते हैं, इसराइल हमास ड्राफ्ट सीज फायर डील। क्योंकि इसमें फर्दर डेवलपमेंट भी हुए हैं, ये हम लोग को 4th वीक ऑफ करंट अफेयर्स में मिलेगा। अभी 3rd वीक तक जो अपडेट था वो मैं यहाँ पे मेंशन किया हूँ। यहाँ पे क्या है, सीज फायर डील में क्या है, ये अल्टीमेटली इस डील में क्या किया गया है, एक एग्रीमेंट किया गया, हमास ने इस एग्रीमेंट को स्वीकार किया और बहुत से जो हॉस्टेजेस थे इनके पास, है ना, बंदी थे इसराइल के, हमास ने छोड़ा है। और ये जो एग्रीमेंट हो पाया है वो इनकी कोऑपरेशन से हो पाया है, अमेरिका, मिस्र और कतर ने मतलब मीडिएट किया है। लेकिन अभी तक एग्रीमेंट इजरायली कैबिनेट में स्वीकृति के लिए पेंडिंग है, ठीक है। ये 3rd वीक तक का था अपडेट। अब इसमें भी फर्दर डेवलपमेंट हुए, हम लोग देखेंगे 4th वीक में। यहाँ पे देखो मैं छोटा सा यहाँ पे डिपिक्शन किया हूँ मैप का। यहाँ पे देखो क्वेश्चन पूछे जाते हैं यार, तो ये ध्यान रखिए थोड़ा। मैं इसराइल को पहले मार्क कर दे रहा हूँ, ये इसराइल है, ठीक, इसराइल है। और इसराइल से जो जो यहाँ पे बॉर्डर शेयर कर रहे हैं कंट्रीज, इसके बारे में पूछा जाता है। गोलन हाइट के बारे में बहुत पूछा जाता है। गोलन हाइट भी आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, सीरिया का भाग है गोलन हाइट, ये जो पहाड़ी क्षेत्र है, इसके बारे में हम लोग अलग से किए भी हैं।
आप ईस्ट साइड में देखेंगे, ईस्ट साइड में आपको यहाँ पे जॉर्डन दिख रहा है, ठीक है, और वेस्ट साइड में ये मेडिटेरियन सी है, नॉर्थ साइड में लेबनान है, और यहाँ पे कहीं इसको नॉर्थ ईस्ट बोल लीजिए तो सीरिया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि इसराइल से कौन कौन सी कंट्रीज जो हैं वो शेयर करती हैं बाउंड्री अपनी। तो आप देखो लेबनान को आपको देखना है, ठीक है, इस तरफ गोलन हाइट भी है, गोलन हाइट यानी सीरियाई, ठीक है, गोलन हाइट बेसिकली सीरिया का ही भाग है, कब्जा किया हुआ है इसराइल बहुत सारे वो हिस्से में। और इधर इधर जॉर्डन से भी बॉर्डर शेयर हो रही है, इजिप्ट से भी शेयर हो रही है बॉर्डर। गाजा पट्टी का हिस्सा दिख रहा है, गाजा पट्टी इसराइल के अंदर ही है, और मेडिटेरियन सी। ये भी ध्यान रखिएगा, सी ऑफ गैलिली, सी ऑफ गैलिली कहाँ पे, ये इसराइल में है, ठीक है, सी ऑफ गैलिली, ये जो हिस्सा दिख रहा है ये सी ऑफ गैलिली है। तो इसराइल जो बॉर्डर शेयर कर रहा है वो सीरिया के साथ। अगर कंट्रीज वाइज देखें, सीरिया, लेबनान, जॉर्डन और इजिप्ट, ठीक है, 4 कंट्रीज है। बाकी गोलन हाइट आप देख ही रहे हैं सीरिया का पार्ट है, तो वो भी टच करता ही है इसराइल से, इसराइल का, तो वहाँ पे बहुत सारे हिस्से को ऑक्यूपाई किया है। वेस्ट बैंक है इसराइल के अंदर, ठीक है, गाजा स्ट्रिप है ही यहाँ पे इसराइल के अंदर, ठीक है। तो मैपिंग से थोड़ा मैपिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लेना, काम आएगा। देखें राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का गठन, इसको हम लोग पढ़े थे वैसे 2024 जो हुआ पीसीएस प्री, यहाँ पे फर्दर डेवलपमेंट है, इसको देखिए, उद्घाटन कर दिया पीएम मोदी साहब ने न्यू दिल्ली में, लेकिन हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में मत समझ लेना, ठीक है, हेडक्वार्टर तेलंगाना में है। और फर्स्ट चेयरमैन को भी नियुक्त कर दिया गया, इनके चेयरमैन है पल्ले गंगा रेड्डी, पल्ले गंगा रेड्डी, क्योंकि हल्दी में भारत जो है वो अव्वल स्थिति में, चाहे वो प्रोडक्शन में हो, चाहे वो कंजम्पशन में हो, चाहे वो एक्सपोर्ट में हो, ठीक है, और बहुत बड़ा हिस्सा हमारा एक्सपोर्ट में रहता है हल्दी का। तो इसको और बेहतर तरीके से करने की कोशिश की जा रही है ये बोर्ड बना के। एम क्या रहेगा बोर्ड का, हल्दी की कृषि को प्रमोट करना है, रिसर्च का काम होगा यहाँ पे, ठीक है, बोर्ड के द्वारा। एक्सपोर्ट में वृद्धि, उत्पादन होगा तो एक्सपोर्ट में भी वृद्धि होगी, उत्पादन में वृद्धि होगी, तो ठीक है, अल्टीमेटली यहाँ पे ओवरऑल यहाँ पे हल्दी क्षेत्र में समग्र विकास किया जाएगा। हेडक्वार्टर ध्यान रखना, ये फैक्चुअल है, इंपॉर्टेंट है, तेलंगाना में, न्यू दिल्ली मत लगाना। और ये जो बोर्ड एक इसके अंडर में काम करेगा, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ठीक है। टर्मरिक के बारे में, ये वानस्पतिक नाम जो है इसको ध्यान रखना है, कुरकुमा लौंगा, लौंग मत लगा देना, ये हल्दी का वैज्ञानिक नाम है, वानस्पतिक नाम है। गोल्डन स्पाइस के नाम से भी जानी जाती है हल्दी, ठीक है। टेम्परेचर कितना चाहिए होता है इसके प्रोडक्शन के लिए, इसकी कृषि के लिए, 20 से 30 डिग्री सेल्सियस और हाई रेनफॉल, ये 2 कंडीशंस हैं, ये मौसमी कंडीशन है, ठीक है। प्रोडक्शन के बारे में क्या है, टर्मरिक के सबसे बड़े उत्पादक हैं हम, सबसे बड़े उपभोक्ता तो है ही, ठीक है, और सबसे बड़ा निर्यातक भी है भारत। 30 वेराइटी जो है हल्दी की ये भारत प्रोडक्शन करता है, और 70% ग्लोबल टर्मरिक प्रोडक्शन में भारत का हिस्सा है, तो ये बहुत बड़ी चीज़ है ना। चलिए ध्यान रहेंगे इतने फैक्ट। अब देखें पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली, ये बड़ी चर्चा में रहती है, स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार वैसे हम लोग पढ़ चुके हैं। 2-3 फैक्ट हम लोग को जानने होते हैं। 300 यूनिट जो है बिजली वो फ्री है ना, और आप सोलर पैनल अगर लगवाते हैं अपनी छत पे तो जो भी कॉस्ट पड़ेगी सोलर पैनल की, उसमें उसका उस लागत का 40% आपको सब्सिडी मिल जाएगी, है ना। और ये 40% जो सब्सिडी है ये 2 मेगावाट तक का जो आप लगाएंगे यहाँ पे सोलर पैनल उस पर है। इससे अगर बड़ा लगाना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, इस पर भी फर्दर आपको जो भी आपकी लागत लगेगी उस पर भी 20% इस तरीके की प्रोविजन है। मेन फैक्ट है 300 यूनिट बिजली फ्री और 40% की सब्सिडी। तो ये जो 300 यूनिट बिजली है ना वो ऐसे ही फ्री नहीं मिलने वाली है, आपको सोलर पैनल लगवाना पड़ेगा। अगर 2 मेगावाट का लगवाते हैं तो 2 मेगावाट से जो सोलर एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, वो 300 यूनिट ही होती है, ठीक है। इस वजह से इस तरीके से ये बताया जा रहा है कि 300 यूनिट यहाँ पे फ्री है। अभी इसमें आगे क्या चीज़ आई है, संचालन गाइडलाइन जारी हुई है, ये बेसिकली कंपनी के लिए हुए हैं। कंपनियों को भी डर है कि हम सोलर पैनल हम मान लो प्रोडक्शन करते हैं या फिर मैन्युफैक्चर करते हैं और पता नहीं मार्केट में बिके ना बिके, है ना, तो लॉस होने का एक रिस्क रहता है कंपनी के पास। तो बेसिकली ये जो गाइडलाइन है ये कंपनियों के लिए जारी की गई है, कंपनी के लिए एक तरीके से रिस्क मैनेज किया है गवर्नमेंट ने। इसको देख लेते हैं पहले। 100 करोड़ का फंड स्थापित किया गया है ताकि रिस्क को कम किया जाए, कंपनी के रिस्क को कम किया जाए। चलिए, घर की छत पर सोलर पैनल इंस्टॉलेशन पर 40% सब्सिडी, ये तो हम लोगों ने देख लिया, 300 यूनिट फ्री है। चलो क्वेश्चन कीजिए, ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी आउटलुक रिपोर्ट किस संस्था के द्वारा जारी की जाती है, WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ओके, चलिए मैपिंग का क्वेश्चन कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूज में भी था। कच्छ स्टेट जो है, कच्छ जलडमरू कहाँ पे लाई करती है, इसको मैप पे देखेंगे हम लोग। न्यूज में किस वजह से थी, यहाँ पे ऑयल स्पिलेज हुआ है अभी, तेल रिसाव के कारण रूस के 2 टैंक यहाँ पे डैमेज हो गए, दुर्घटनाग्रस्त हो गए। कच्छ स्टेट देखिए, यहीं पे देख लेते हैं। ब्लैक सागर को आप देख पा रहे हैं और सी ऑफ अजूब को देख पा रहे हैं। ये स्टेट जो होती हैं काम क्या करती हैं, 2 वाटर बॉडी को जोड़ती हैं, ये तो हम लोग समझते हैं। वाटर बॉडी को
कनेक्ट करती हैं, है ना, दो वाटर बॉडी को कनेक्ट करती हैं। ये जो हिस्सा होता है ये स्ट्रेट होता है, यानी पतला सा चैनल जो होता है वाटर का वो स्ट्रेट होता है। जैसे यहाँ पे आपको मैं जूम करके दिखा दे रहा हूँ, ये वाला जो हिस्सा है जो है ना पतला सा चैनल वाटर का, आप इस तरफ से उस तरफ जा सकते हो पानी के रास्ते से, ये चैनल हो गया, इसी को स्ट्रेट बोला जाता है। तो सी ऑफ अजोब और ब्लैक सी को जोड़ती है कर्च स्ट्रेट, इसका नाम क्या है, कर्च स्ट्रेट। ठीक है, ये आपको क्रीमिया आइलैंड दिख रहा है, ये आपको क्रीमिया दिख रहा है, यूक्रेन का ही हिस्सा है, खैर ऑक्यूपाई किया हुआ है रसिया ने। हो जाएगा, चलिए इसको देखिए। वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2025 भी रिलीज कर दी गई है WEF के द्वारा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो रिपोर्ट्स है ना, इनको ध्यान रखा कीजिए, बहुत सारी रिपोर्टें जारी करता है इंपॉर्टेंट, वो भी देख लेंगे हम लोग अभी। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी की जाती है वैश्विक जोखिम रिपोर्ट, रिस्क रिपोर्ट जो है। ये रिस्क किस चीज की है भाई, अब जोखिम तो कुछ भी हो सकता है, ग्लोबल GDP को नुकसान पहुंचाने वाले जोखिम है ना, नेचुरल रिसोर्स को नुकसान पहुंचाने वाले जोखिम है, एक पॉल्यूशन सबसे बड़ा जोखिम है ना दुनिया भर के लिए, जनसंख्या को नुकसान पहुंचाने वाले जोखिम है, कोविड जैसी समस्या जो है ये भी एक बड़ा जोखिम है, सोशल मीडिया पर जो झूठी जानकारी और भ्रामक प्रचार हो रहा है ये भी एक रिस्क है ना पब्लिक के बीच में, और नेचुरल ये जो कैलामिटीज़ हैं ये तो हैं ही, चरम मौसमी घटना है। तो ये जो जोखिम है ना इसके बारे में ये रिपोर्ट बताती है, यानी अगले 2 वर्षों में क्या क्या रिस्क हो सकती हैं ग्लोबल लेवल पर, मतलब 2 वर्ष से लेकर आगे वाले 2 वर्ष से लेकर 10 वर्ष के बीच में होने वाले जोखिम पर ये रिपोर्ट बनाती है। ठीक है, बाकी यहाँ पे ये चीज़ सीख लिया कि WEF के द्वारा ये रिपोर्ट बनाई जाती है। फाइंडिंग्स में क्या है, रिपोर्ट के अंदर फाइंडिंग्स क्या आई है, पहले अगले 2 वर्ष में जो जोखिम है ना, सीड्स वैश्विक जोखिम है, इनको देख ले रहे हैं, फिर उसके बाद फिर ये दीर्घकालिक यानी 10 वर्षों में, अगले 10 वर्षों में वैश्विक जोखिम क्या क्या हो सकते हैं ये भी देख लेते हैं, क्योंकि रिपोर्ट काम ही करती है अगले 2 वर्ष से 10 वर्ष के बीच में, तो ये ध्यान रखना है थोड़ा। तो अगले 2 वर्ष में ये जो जोखिम है, रिस्क है, ये है भैया मिस इन्फॉर्मेशन और डिसइन्फॉर्मेशन, यानी झूठी और भ्रामक जानकारी। दूसरी बड़ा जोखिम है यहाँ पे चरम मौसमी घटना है। एक जोखिम है ग्लोबल लेवल पर राज्य आधारित जो सशस्त्र संघर्ष है, कॉन्फ्लिक्ट चलते रहते हैं, रसिया और क्रीमिया देख ही रहे हैं, यूक्रेन देख ही रहे हैं, है ना, इसराइल हमास देख ही रहे हैं, फिलिस्तीन देख ही रहे हैं, ये राज्य आधारित सशस्त्र संघर्ष हो गए। दीर्घकालिक में इन्होंने बताया कि भाई चरम मौसमी घटनाएं हो सकती हैं, बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो सकता है, इकोसिस्टम कोलैप्स कर सकते हैं, पतन हो सकता है, और नेचुरल रिसोर्स की कमी हो सकती है, शॉर्टेज हो सकती है। और भारत के लिए जो जोखिम बताए गए हैं, ये जल आपूर्ति की कमी बताया गया है, झूठी जानकारी, भ्रामक प्रचार बताया गया, मानव अधिकारों का हनन बताया गया, और पोल्यूशन बताया गया। तो देखो स्टेटमेंट के लिए क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, 2 वर्ष का याद रखना, 10 वर्ष का याद रखना, अल्टीमेटली है वही चीजें, और भारत के लिए याद रखना। ठीक, चलिए WEF के बारे में क्या जानते हैं हम लोग, हेडक्वार्टर WEF ये नया नाम है, इससे पहले इस संस्था को यूरोपीय प्रबंधन फोरम के नाम से जाना जाता था। 1971 में WEF जो है वो यूरोपीय प्रबंधन फोरम के रूप में इसकी स्थापना की गई थी। एक बार एक क्वेश्चन PCS में पूछा है क्लास स्वाब के बारे में, इसकी स्थापना की गई थी क्लास स्वाब के द्वारा। फिर 1987 में WEF नाम दे दिया गया इस संस्था को, यूरोपीय प्रबंधन फोरम को। ठीक है, तो क्वेश्चन तो यही पूछा था कि WEF जो मतलब स्थापना की गई थी किसके द्वारा, तो वो क्लास स्वाब ही है। रिपोर्ट जो जारी करती है ना WEF, इसको ध्यान रखिए, GGR रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। GGR यानी ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट होती है, बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट होती है WEF की। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, ये अभी इस रिपोर्ट के बारे में पढ़ाई है हम लोगों ने। ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स जो है ये भी WEF बनाती है। ग्लोबल ट्रैवल एंड टूरिज्म कम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, ये भी WEF का काम है। और एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स यानी ऊर्जा संक्रमण इंडेक्स जो है, संकेतक है या फिर रिपोर्ट है, ये भी WEF के द्वारा बनाया जाता है, तो ये ध्यान रखना। देखें चर्चा में रहा सेमी ड्रैग फर्मियन, क्वेश्चन कीजिए सेमी ड्रैग फर्मियन क्या है। भाई एक पार्टिकल है, अभी हाल ही में खोज की गई है, और बड़ी विचित्र विशेषताएं हैं इसकी। इसमें बताया गया है इस पार्टिकल के बारे में कि भाई ये एक डायरेक्शन में चलता है तो इसके पास मास रहता है, द्रव्यमान रहता है, लेकिन दूसरी दिशा में चलता है तो इसके पास मास नहीं रहता है, द्रव्यमान नहीं रहता है। तो ये कैसा पार्टिकल है यार, मतलब अगर हॉरिजेंटली चल रहा है तो मास है, वर्टिकल चल रहा है, ट्रेवल कर रहा है तो मास नहीं है ना, या फिर वर्टिकल चल रहा है तो मास है, हॉरिजेंटली चल रहा है तो मास नहीं है। तो हाल ही में अभी इन विशेष कणों की खोज की गई है, इस वजह से ध्यान रखना सेमी ड्रैग फर्मियन। चलिए इंटरपोल के नोटिस के बारे में पढ़ते हैं। अभी एक नोटिस, एक सिल्वर नोटिस जो है ये न्यूज में था, क्योंकि CBI ने इसको ट्रेस किया है। हाल ही में CBI ने इंटरपोल के सिल्वर नोटिस को सीमा पार अवैध संपत्तियों का पता लगाने के लिए प्रभावी बताया गया। बहुत सारे नोटिस जारी करती है इंटरपोल का मतलब होता है इंटरनेशनल पुलिस। ठीक है, एक संस्था है, जो भी इसके मेंबर रहते हैं तो उन मेंबरों को जो भी अगर कुछ घटना होती है या फिर कुछ जानकारी देनी होती है या फिर कुछ संदिग्ध गतिविधि होती है तो ये मेंबर कंट्रीज को अलर्ट करती है। ठीक है, नोटिस भेज के कि ऐसी ऐसी समस्या है। तो चूंकि ये सिल्वर नोटिस, ये पहले इस तरह का नोटिस नहीं था इंटरपोल के पास, ये तो अभी लॉन्च किया गया। जो स्टैटिक नोटिस हैं, पुराने नोटिस हैं, उनको भी देखेंगे, बाकी सिल्वर नोटिस
का जो पर्पज है ये यहाँ पे लिखा हुआ है। इसका क्या मतलब है? सीमा पार अवैध संपत्तियों के बारे में बताता है सिल्वर नोटिस। नोटिस इन नोटिसों के माध्यम से इंटरपोल सदस्य देशों की पुलिस को संदिग्ध गतिविधियों के बारे में जानकारी भेजता है। अब जो तमाम नोटिस हैं, एक क्वेश्चन पूछा गया है इसमें, है ना, यूपीएससी भी पूछ लिया, यूपीएससी ने भी और पीसीएस ने भी पूछा है। रेड नोटिस अगर जारी करता है इंटरपोल किसी कंट्री के लिए तो उसका मतलब है कि वो किसी वांछित अपराधी के बारे में बताना चाह रही है। ग्रीन नोटिस का मतलब होता है चेतावनी। नारंगी नोटिस का मतलब है बम की सूचना, बॉम्ब की सूचना। पीला नोटिस का मतलब यहाँ पे लापता व्यक्ति से होता है। काला नोटिस जो है ये अज्ञात लाश या शनाख्त करने के लिए भेजा जाता है ना। बैगनी अपराधी का तरीका क्या है। नीला रंग अतिरिक्त जानकारी के लिए। ये स्टैटिक नोटिस है जो इंटरपोल भेजता रहा है। लेकिन अभी जो हाल ही में एक नया नोटिस आया है इंटरपोल का, सिल्वर नोटिस, ये क्या बताता है? अवैध संपत्तियों के बारे में सूचना देता है। इसको ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक। और ये अभी हाल ही में 2023 में लॉन्च किया गया। हो जाएगा तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, तो एक बार पढ़ लेना तो याद हो जाएगा। ये पहला टॉपिक करेंगे हम लोग, ब्रिक्स भागीदार देश है जो पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज होती हैं। देखो ये जो चीजें हैं ये स्टेटमेंट के लिए पूछी जा सकती हैं। जैसे भागीदार देश होते क्या है, सदस्य देश क्या होते हैं, इनका रोल क्या होता है, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ से समझेंगे। अभी न्यूज में क्या होता, न्यूज में अभी नाइजीरिया को भागीदार देश बनाया गया है ब्रिक्स ब्लॉक का। ये नवा भागीदार देश है। अभी हम लोगों ने सदस्य देश भी पढ़ा था, लेटेस्ट में जो सदस्य देश था वो इंडोनेशिया को अभी बनाया है, ठीक है। तो वो सारी चीजें हम लोग पिछले वीक की पीडीएफ में किए थे, यहाँ पे भी रिकॉल करा दूंगा मैं। जैसे जो देखो पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज होती है, इनका रोल क्या रहता है, ठीक है। ये तो हम समझ में आता है कि भाई ये सदस्यता इनके पास नहीं होती है, ये सिर्फ पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज होती हैं। जो भी एक्टिविटी रहती है किसी भी ब्लॉक की या फिर इस ब्लॉक की, अभी ब्रिक्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो ब्रिक्स ब्लॉक की बात करते हैं। तो ब्रिक्स ब्लॉक की जो भी एक्टिविटी रहेंगी उनको यहाँ पे निमंत्रण दिया जाता है कि आप आइए, आप यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जैसे औपचारिक निर्णय लेने की शक्ति इनके पास नहीं होती है, ठीक है, लेकिन ये शिखर सम्मेलन जो भी समिट होती है उसमें भाग लेने को इनको आमंत्रित किया जाता है। ये भागीदार देश का यहाँ पे रोल रहता है। फर्दर वो फिर कुछ सालों में सदस्यता के लिए अप्लाई करते हैं तो फिर वो सदस्य भी बन जाते हैं। तो शुरुआत भागीदार देश से होती है। तो अभी करंट में ये ध्यान रखना, नाइजीरिया को अभी हाल ही में भागीदार देश बनाया गया ब्रिक्स का। अन्य भागीदार जो देश है, नमा तो हम लोगों ने देख लिया नाइजीरिया, उसके पहले जो बने हैं ये सारी चीजें हैं, उज्बेकिस्तान है, युगांडा है, थाईलैंड है, मलेशिया है, कजाकिस्तान है, क्यूबा है, बोलीविया है, बेलारूस है। तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक। हाल ही में ब्रिक्स का पूर्ण सदस्य अभी बना है इंडोनेशिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 10वां सदस्य है, ये भी साथ में ध्यान रखना है। टोटल मेंबर कितने हैं ब्रिक्स में? 10 मेंबर हो गए और 10वां कौन सा है? इंडोनेशिया। मैं आपको पुराना भी रिकॉल करा दे रहा हूँ क्योंकि कुछ स्टैटिक बातें भी पूछी जाती हैं। हम लोगों ने शायद 3rd वीक में किया था। हाँ, ये यहाँ पे स्लाइड मिल गई है, देखो ये 3rd वीक में पढ़ा था हम लोगों ने। तो ये यहाँ भी हम लोगों ने सीखा था कि इंडोनेशिया को अभी हाल ही में 10वां सदस्य के रूप में यहाँ पे शामिल किया गया है। ये ब्लॉक है, इमर्जिंग इकोनॉमीज का ब्लॉक है ब्रिक्स। ओरिजिनल ब्लॉक जो था या फिर ग्रुप था वो ब्रिक के नाम से था, एस बाद में जुड़ा था, एस का मतलब साउथ अफ्रीका कंट्री से है, ठीक है। तो मूल संस्थापक जो थे वो ब्राजील, रसिया, इंडिया और चाइना, ये ब्रिक बन जाता था इससे। एस और जुड़ गया, 2010 में साउथ अफ्रीका को भी जोड़ लिया तो ये ब्रिक से ब्रिक्स बन गया था। तो ये 2010 याद रखना, ये पूछा जाता है। और 2024 में ईरान, यूएई, इथोपिया, इजिप्ट, ये सारी चीजें, ये जो कंट्रीज हैं इनको जोड़ा गया। और अभी हाल ही में 10वां बन गया इंडोनेशिया। क्लियर है? ये 9 जनवरी 2025 तक की स्थिति थी। और हम लोग वापस आते हैं, कहाँ पे थे? देखिए, तो ये ध्यान रहेगा ना, ये पार्टिसिपेटिंग कंट्री अभी नाइजीरिया, ठीक है। अब नाइजीरिया के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। ये तो जाइंट ऑफ अफ्रीका के नाम से भी जाना जाता है, जाइंट ऑफ अफ्रीका, क्योंकि अच्छी खासी पॉपुलेशन है यहाँ की, है ना। इकोनॉमी में काफी हिस्सेदारी है अफ्रीका कॉन्टिनेंट में नाइजीरिया की। अफ्रीका का सबसे बड़ा देश भी है। देखो मैपिंग से यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये नाइजीरिया का मैप दिख रहा है। नाइजीरिया को कौन कौन सी कंट्री यहाँ पे देखो बॉर्डर शेयर कर रही है। आप नाइजर देख रहे हैं, नाइजर एक कंट्री है, बगल में बेनिन है, ठीक है। और यहाँ पे आप कैमरून देख रहे हैं, और ये ईस्ट साइड में आप चार्ट देख रहे हैं। ये जो लेक आपको दिख रही है इसके बारे में तो तमाम क्वेश्चन पूछे गए हैं। लेक चार्ट जो है वो किन किन कंट्रीज को या किन किन कंट्री से बॉर्डर शेयर करती है, तो आपको ये ध्यान रखना है। तो एक तो चार्ट खुद कंट्री है ही, दूसरी कंट्री नाइजर होगी जिससे बॉर्डर शेयर हो रही है, तीसरी कंट्री यहाँ पे नाइजीरिया देख रहे हैं, ठीक है, और चौथी कंट्री यहाँ पे कैमरून। यहाँ पे कितनी कंट्री होंगी जो लेक चार्ट को यहाँ पे बॉर्डर शेयर हो रही है? 4 कंट्री। अगर चार्ट को छोड़ दें, अगर चार्ट को छोड़ दें तो फिर 3 कंट्री है। क्लियर है? ये जो रिवर आपको दिख रही है, रिवर पे भी ध्यान रखना, रिवर नाइजर, ठीक है, और बेनी रिवर, 2 रिवर मिलकर यहाँ पे फिर नाइजर के नाम से ये आगे भी जाती है, और इसका जो माउथ है वो गल्फ ऑफ गिनी में है, ठीक है। बाकी ये हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं। 4 कंट्रीज शेयर बाउंड्री विद लेक चार्ट। एक चार्ट खुद है, नाइजीरिया है, नाइजर है और कैमरून है। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से मैपिंग से क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा।
देखें माउंट ईबू के बारे में देखते हैं। अभी हाल ही में विस्फोट हुआ है, इस वोल्केनो में, ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। ये इंडोनेशिया का है, मैचिंग में काम आता है। ठीक है, माउंट ईबू कहाँ का है? इंडोनेशिया का। बाकी चीज़ें भी हम लोग देखेंगे, मतलब जो इंपॉर्टेंट वोल्केनोज हैं इंडोनेशिया की। वैसे मैं हर एक स्लाइड पर ये मेंशन कर ही देता हूँ, अगर ये एक कंट्री की कोई एक्टिव वोल्केनो न्यूज में है तो फिर बाकी चीज़ें भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखो ज्योग्राफी से क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। ये यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, थोड़ा देखिए। ये जो माउंट ईबू है ये किस नेचर का वोल्केनो है, आपको ध्यान रखना है। ये स्ट्रेटो वोल्केनो है। ठीक है, ये स्ट्रेटो वोल्केनो है, हिंदी में बोलते हैं मिश्रित ज्वालामुखी। इसकी जो टेक्निकलिटी है वो देखते हैं। स्ट्रेटो वोल्केनो बोलते किसे हैं, मैं अभी कुछ इमेजेस दिखा दूंगा तो आपको और क्लियर हो जाएगा। ये कोनिकल शेप के होते हैं। स्ट्रेटो वोल्केनो जो हैं ये खड़े शंक्वाकार ज्वालामुखी हैं। ठीक है, खड़े का मतलब क्या है यहाँ पे? मतलब इनकी जो साइड्स होती हैं बहुत स्टीप होती हैं, खड़ी ढाल होती है। ठीक है, खड़ी ढाल। और इनका कोनिकल शेप बहुत, अगर खड़ी ढाल होगी तो वो ज़्यादा आपको कोनिकल शेप में नजर आएगा। ठीक है, इनका ऐसा कारण क्या होता है कि इनका जो शेप है या जो साइड है ये बहुत स्टीप हो जाती है, खड़ी ढाल हो जाती है। इसका कारण है इसमें जो मटेरियल निकल रहा है यानी मैग्मा। ठीक है, तो मैग्मा का नेचर ऐसा है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऐसी हैं कि वो बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा दूरी तक फ्लो ही नहीं कर पा रहा है ना, थोड़ी दूर तक फ्लो करता है और ये जम जाता है। इसका मतलब क्या हो सकता है कि ये बहुत गाढ़ा होता होगा, है ना। इस तरह की ज्वालामुखी का जो मैग्मा है ये बहुत गाढ़ा होता है, यानी विस्कस होता है, विस्कस इन नेचर होता है। इन ज्वालामुखी का जो लावा होता है बहुत स्टिकी होता है। ठीक है, चिपचिपा होता है, वो ज़्यादा दूर तक फ्लो ही नहीं कर पाता। विस्कस लावा भी इसे बोलते हैं। विस्कस का मतलब गाढ़ापन होता है, जिससे यह आसानी से फ्लो नहीं कर पाता और ज़्यादा दूर तक बह नहीं पाता। तो वो नज़दीक नज़दीक में जमता रहता है और ढाल कैसी हो जाती है? खड़ी ढाल हो जाती है, जिस कारण से ये ज्वालामुखी ब्रॉडर यानी ज़्यादा चौड़े नहीं होते हैं। ठीक है, प्रॉपर कॉनिकल शेप होता है इस तरीके से। मैं आगे आपको इमेजेस दिखा रहा हूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए ज्वालामुखी तो हम लोग कई टाइप के पढ़े हैं ना, लेकिन यहाँ पे चूंकि कोनिकल शेप की बात हो रही है तो कोनिकल शेप तो आपने एक स्ट्रेटो वोल्केनो देख ही लिया, और दूसरे ये भी कोनिकल शेप के होते हैं, उनको बोलते हैं सील्डेड वोल्केनो, लेकिन ये बहुत चौड़े होते हैं। ठीक है, सील्डेड वोल्केनो जो है बहुत चौड़े होते हैं, इसमें भी हम लोग डिफरेंस देख लेंगे। तो ये जो स्ट्रेटो वोल्केनो है ये सील्डेड वोल्केनो से कम चौड़े होते हैं। ठीक है, ये तो समझ में आता है। अब जैसे यहाँ पे दो इमेज में यहाँ पे लगाया हूँ, इसको देखिए पहले और फिर इसको देखिए, तो आपको यहाँ पे ज्यादा ब्रॉडर दिख रहा है ना, और यहाँ पे प्रॉपर कोनिकल शेप दिख रहा है, खड़ी डाल दिख रही है, स्टीप साइड दिख रही है। अब क्यों होता है ये तो हम लोगों ने सीख लिया। तो जिनकी ढाल खड़ी है उनको बोला जाता है स्ट्रेटो वोल्केनो। ठीक है, कौन कौन शेप जो है इसमें ज्यादा होता है। और ये जो सील्डेड वोल्केनो है इसमें जस्ट अपोजिट कर दो आप उसी का, कि लावा इनका स्टिकी नहीं होता है, ये इनका जो लावा निकल रहा है वो विस्कस नहीं होता है ना, गाढ़ापन कम होता है। अगर गाढ़ापन कम रहेगा तो वो ज्यादा दूर तक फ्लो कर जाएगा। तो वही चीज इसमें होता है कि लावा ज्यादा दूर तक फ्लो हो जाता है, और जिससे इनका जो कोनिकल शेप है वो लेस हो जाता है, कम हो जाता है, ब्रॉडर ज्यादा हो जाते हैं, चौड़े ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो दोनों में ये डिफरेंस था, मेंस मुख्य परीक्षा में काम आएगा। अब जैसे देखो स्ट्रेटो वोल्केनो, ऐसे ही पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा वोल्केनो स्ट्रेटो नेचर का है या फिर स्ट्रेटो वोल्केनो है, ऑप्शन में दे देगा चार्ट। तो आपको ध्यान रखना है, इटली का माउंट वेसुवियस हम लोग पढ़ते हैं, है ना। समय मिलेगा तो मैं इमेजेस लगाऊंगा, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि वेसुवियस जो है, माउंट फूजी है, आप इनको देखेंगे इमेज में तो ये प्रॉपर मतलब खड़ी ढाल वाले ये कोनिकल वोल्केनो है। जैसे माउंट कराकाटाओ हम लोग पढ़ते हैं इंडोनेशिया का, ये तो बहुत ही ज्यादा एक्टिव है ना, न्यूज में अक्सर बना रहता है। तो ये जो एग्जांपल्स हैं ये किसके हैं? स्ट्रेटो वोल्केनो के। क्लियर है। चलिए मिशन स्कॉट के बारे में पढ़ते हैं। मिशन स्कॉट का मतलब है, पहले फुल फॉर्म देखिए। स्कॉट का मतलब है स्पेस कैमरा फॉर ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग, यानी स्पेस में जो ऑब्जेक्ट हैं, छोटे हैं बड़े हैं, उनको ट्रैक करना, है ना। ट्रैक कौन करेगा? कैमरा करेगा। तो ये उसी का मिशन है, मिशन स्कॉट। तो सिर्फ अगर उद्देश्य पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा, फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा तो उत्तर मिल जाएगा। बाकी और डिटेलिंग यहाँ पे देखो मेंशन किया हूँ, देख लीजिए। विश्व का पहला वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्थिति आकलन, इंग्लिश में बोलते हैं स्पेस सिचुएशनल असेसमेंट उपग्रह है। ठीक है, मिशन स्कॉट जो है ये क्या है? स्पेस सिचुएशनल असेसमेंट उपग्रह सैटेलाइट है। स्पेस एक्स का जो ट्रांसपोर्टर 12 है इसके द्वारा प्रक्षेपित किया गया इसको। ठीक है, और ये जो लो अर्थ ऑर्बिट है LEO में 5 सेंटीमीटर छोटे ऑब्जेक्ट पर नजर रखेगा। तो ये खास बात है कि कितने छोटे छोटे मतलब एलिमेंट पर, कणों पर, पार्टिकल पर ये कैमरा नजर रखेगा। तो 5 सेंटीमीटर बहुत छोटी चीज है, और इस स्तर का अगर काम कर पा रहा है कैमरा तो ये फिर फर्दर स्पेस का जो रिसर्च डेवलपमेंट है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन कीजिए। खो खो विश्व कप 2025 का विजेता कौन है? कौन बना?
भारत बना है। दोनों कैटेगरी में भारत जीता है, पुरुष कैटेगरी में, महिला कैटेगरी में, दोनों खो खो विश्व चैंपियन खिताब जीत लिया है भारत ने। ठीक है, फाइनल हुआ था भारत और नेपाल के मध्य। चलिए नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, गल्फ ऑफ मैक्सिको और माउंट डेनाली। अब भैया ये नाम नहीं रहे हैं, ठीक है, नाम इनके बदल दिए गए हैं, ट्रम्प साहब ने नाम बदल दिया। माउंट मैकनले हम लोग पढ़ा करते थे, है ना, 2015 से पहले। माउंट मैकनले को फिर से डेनाली बना दिया, फिर डेनाली से फिर ट्रंप ने चेंज करके फिर से वही नाम स्थापित कर दिया, माउंट मैकनले। ठीक, और गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम, नया नाम जो है वो गल्फ ऑफ अमेरिका हो गया। तो मैक्सिको की खाड़ी और माउंट डेनाली का नाम बदलने वाले कार्यकारी आदेश पर डोनाल्ड ट्रंप ने हस्ताक्षर कर दिए, नाम बदल गया है। गल्फ ऑफ मैक्सिको का नया नाम गल्फ ऑफ अमेरिका है, माउंट डेनाली का नया नाम माउंट मैकनले है। तो माउंट मैकनले तो देख रहे हैं, अलास्का जो क्षेत्र है ना, अलास्का यूएसए का है, एक समय रसिया का हुआ करता था, अमेरिका ने खरीद लिया था उसको, अलास्का को। तो अलास्का में है ये माउंट मैकनले, मैं इमेज बनाया हूं तो देख लीजिएगा। इसके बारे में थोड़ा देखते हैं, गल्फ ऑफ, ये जो मैक्सिको है, अब इसको गल्फ ऑफ अमेरिका बोलना चाहिए, है ना। ये दुनिया की सबसे बड़ी ये सबसे बड़ी गल्फ है, ठीक है, बिगेस्ट गल्फ है। क्यूबा, मैक्सिको और अमेरिका से घिरी हुई है। ये मैपिंग से क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, ध्यान रखिएगा। इस गल्फ पर नजर क्यों रहती है सबकी? इस वजह से, क्रूड ऑयल की वजह से, कच्चे तेल की वजह से। अब 14% तो सिर्फ अमेरिका में सप्लाई हो रहा है और 5% नेचुरल गैस भी सप्लाई हो रही है ना, गल्फ ऑफ मैक्सिको से ही या गल्फ ऑफ अमेरिका से ही। ये देखिए यहाँ पे, ध्यान रखिएगा, गल्फ ऑफ मैक्सिको आप देख ही रहे हैं, यूएसए देख रहे हैं, ये मैक्सिको देख रहे हैं, ये इंटरनेशनल बाउंड्री देख रहे हैं। ये कभी कभी पूछा जाता है कि यूएसए और मैक्सिको की जो इंटरनेशनल बाउंड्री है वो कौन सी नदी बनाती है, तो ये रिवर रियो ग्रांडे में लिखा हूँ, ध्यान रखिएगा। वैसे बहुत स्टैटिक पॉइंट है, आप लोगों को पता होगा, रियो ग्रांडे इंटरनेशनल बाउंड्री बनाती है यूएसए और मैक्सिको के बीच में। ठीक है, गल्फ ऑफ मैक्सिको देख रहे हैं। ये जो पेनिनसुला है, इसके बारे में एक बार क्वेश्चन पूछा गया है, यूकाटन पेनिनसुला किसका है? मैक्सिको का है, ध्यान रखना। ठीक है, यूकाटन पेनिनसुला, यूकाटन चैनल के बारे में भी क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। क्यूबा की लोकेशन देख रहे हैं, और ये फ्लोरिडा स्टेट है। ठीक है, ये फ्लोरिडा स्टेट है। फ्लोरिडा स्टेट किस किस को अलग कर रही है? कोई भी स्टेट अलग किसको करती है? जमीनी भाग को। जोड़ती किसको है? वाटर बॉडीज को। तो यहाँ पर जोड़ने का काम है, स्टेट जोड़ने का काम करती है ना, पानी वाले हिस्से को, यानी वाटर बॉडीज को। तो गल्फ ऑफ मैक्सिको को जोड़ रही है अटलांटिक महासागर से। ठीक, चलिए माउंट मैकनले देख लीजिए, अलास्का में स्थित है, यूएसए का है। अलास्का खरीदा गया था, रसिया से खरीदा गया था यूएसए के द्वारा। 2015 में इसका नाम बदलकर माउंट डेनाली कर दिया गया। 2025 में फिर से माउंट मैकनले हो गया। ठीक, माउंट मैकनले जो नाम रखा गया है, खैर पुराना ही नाम है माउंट मैकनले, वो इनके सम्मान में रखा गया था, प्रेसिडेंट विलियम मैकनले के सम्मान में। ठीक, ये लोकेशन देख लीजिए, ये अलास्का क्षेत्र है, ये अलास्का है, और ये माउंट मैकनले आपको बीचों बीच में दिख रहा है। हो जाएगा। चलिए टैगा फॉरेस्ट के बारे में पढ़ते हैं। इनको बोरियल फॉरेस्ट भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, बोरियल फॉरेस्ट भी इनको कहा जाता है। बोरियल वन जो है या फिर टैगा फॉरेस्ट है, ये क्लाइमेट चेंज के कारण इनमें वन अग्नि जो है, वनाग्नि का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ गया है। जलवायु परिवर्तन से क्या चीजें समझ में आ रही है भैया? टेम्परेचर बढ़ रहा है ना, टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो टैगा जो फॉरेस्ट है ये तो हाई लैटिट्यूडनल फॉरेस्ट है ना, ये है ना, उच्च अक्षांशों पर पाए जाने फॉरेस्ट होते हैं, तो वहाँ तो बर्फ होती है, परमा फ्रॉस्ट वगैरह होता है। तो क्लाइमेट चेंज होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, तो परमा फ्रॉस्ट वगैरह पिघलेगा। और परमा फ्रॉस्ट तो ऐसी चीज है कि वो सबको बांध के रखती है, मिट्टी को, जड़ों को, सबको बांध के रखता है। और वही चीज नहीं रहेगी तो फिर ये जो वन अग्नि वाला है जो खतरा है वो तो बढ़ ही जाएगा ना। और ये फॉरेस्ट अगर कम हो गए तो फिर कार्बन सिंक की जो क्षमता है वो भी कम हो जाएगी, है ना, ट्री डेंसिटी भी कम हो जाएगी। तो ये सारी चीजें हैं। इस पे मेंस का क्वेश्चन एक बार पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इस पे एक बार मेंस में क्वेश्चन पूछा गया है, मुख्य परीक्षा में परमाफ्रॉस्ट के बारे में पूछा था, क्लाइमेट चेंज के रिगार्डिंग। ठीक, परमाफ्रॉस्ट को मतलब नाम से ऐसे मत समझिएगा कि ये मतलब कंप्लीट आइस होती है, बर्फ होती है, बर्फ नहीं होती है। बर्फ के साथ साथ इसमें मिट्टी, जड़ें, सबको ये बांध के रखता है। ठीक है, परमाफ्रॉस्ट में सॉइल हो गया, है ना, चट्टाने हो गई, छोटे छोटे पत्थर कंकड़ हो गए, पेड़ है तो उनकी रूट्स वगैरह भी हो गई, और साथ में आइस। इन तीनों, चारों, पांचों का ये संगठन होता है परमाफ्रॉस्ट। ठीक है, तो परमाफ्रॉस्ट के पिघलने से सॉइल से कार्बन रिलीज होगा। इसी पे क्वेश्चन पूछा था पीसीएस में, कार्बन रिलीज को लेके, क्लाइमेट चेंज को लेके। तो जब ये जो संगठन है ये टूट जाएगा तो फिर कार्बन रिलीज हो जाएगा, तो ये फर्दर फिर समस्या है एनवायरमेंट के लिए, तो सिचुएशन और खराब हो जाएगी। बाकी और क्या चीजें हैं टैगा फॉरेस्ट के बारे में, बोरियल फॉरेस्ट के बारे में? अभी वैश्विक वन क्षेत्र का 30% तो यही कवर किए हुए हैं। ये फॉरेस्ट एरिया का मैं बता रहा हूँ। ठीक है, दुनिया भर में जितना भी फॉरेस्ट एरिया है 30% टैगा फॉरेस्ट की हिस्सेदारी है।
अगर सिर्फ भूमि भूमि की बात करें, लैंड की बात करें, तो 10% हिस्से पर टैगा फॉरेस्ट है। बोरियल बायोम जो है मुख्यतः उत्तरी गोलार्ध में विस्तृत है। ठीक है, ऑब्वियस है वहीं पाया जाएगा। नीचे साउथ हेमिस्फीयर में थोड़ी ना जमीन, थोड़ी ना इतनी। जैसे अगर हम उत्तरी गोलार्ध की बात करें तो कनाडा, फिनलैंड, यानी ये जो हाई लेटीट्यूड पे जो कंट्रीज लाई कर रही हैं वहां पे जापान, चीन, नॉर्वे, रसिया, स्वीडन, अमेरिका, अलास्का। ठीक। और जो इंपॉर्टेंट फॉरेस्ट आते हैं, जो वृक्ष के नाम है, जैसे पाइन हुआ, टैगा फॉरेस्ट के अंतर्गत आता है। स्प्रूस हुआ, फर हुआ, जैसे शंकुधारी वृक्ष जो है ये बोरियल वन है। ठीक है, कोनिकल कोनिकल जो ट्रीज हैं खासतौर से उन्हीं को टैगा फॉरेस्ट के अंतर्गत लाया जाता है। कर लेंगे। चलिए पुरानी स्कीम के बारे में पढ़ते हैं, कुछ अपडेट है इसमें। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ यानी BBB और सुकन्या समृद्धि योजना SSY। मेन स्कीम तो यही है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। सुकन्या समृद्धि योजना को तो इसी में जोड़ा गया था। ठीक है, इसी स्कीम के अंतर्गत एक घटक के रूप में जोड़ा गया था। और अभी 10 वर्ष पूरे हुए हैं तो इसके बारे में पढ़ना जरूरी है, क्योंकि यार मैचिंग में क्वेश्चन पूछता है स्कीम का। तो ये जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना है ये लाई गई थी 22 जनवरी 2015 को। 2015 कम से कम याद रखें, पानीपत हरियाणा से शुरू की गई थी। ठीक, और ये केंद्र प्रायोजित योजना है। एम क्या है? एम भाई है चाइल्ड सेक्स रेशियो जो है, बाल लिंगानुपात, इसमें सुधार करना है। बालिकाओं का खासतौर से उनका संरक्षण करना है, बालिकाओं का संरक्षण करना है, उनको उनकी शिक्षा को बढ़ावा देना है। 10 वर्ष हो गए तो 10 वर्ष की प्रोग्रेस क्या है यहाँ पे देख लेते हैं। प्रोग्रेस के बारे में क्वेश्चन स्टेटमेंट में पूछा जा सकता है। ठीक है, माध्यमिक शिक्षा की अगर बात करें तो यहाँ पे लड़कियों का जो सकल नामांकन अनुपात है, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो जो है, इसमें बढ़ोतरी हुई है। ठीक है, अब भले ही छोटी सी बढ़ोतरी है बट बढ़ोतरी हुई है। अब 2014-15 से देखें, 2015 में लॉन्च की गई थी तो 15 से डेटा उठाया इन्होंने 24 तक का। तो यहाँ पे 2015 में ये डेटा था 75.51%। अब एनरोलमेंट रेशियो हो गया 78%, मतलब लगभग 2.5% की बढ़ोतरी है। ठीक है, इंक्रीमेंट तो है। स्किल डेवलपमेंट, आर्थिक भागीदारी में वृद्धि हुई है। बिल्कुल सही बात है, श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी तो बढ़ी है। ये सुकन्या समृद्धि क्या है, ये अब हम लोगों ने सीखा अभी। SSY को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के एक हिस्से के रूप में शुरू किया गया था। ठीक है, सुकन्या समृद्धि है तो भैया अपनी बच्चियों के लिए क्या करेगा, पैसा धीरे धीरे गुल्लक की तरह आप जमा कीजिए। ठीक है, और जब वो पढ़ने लायक हो जाए या फिर हायर एजुकेशन में जाए या फिर शादी के लिए पैसे की जरूरत पड़े तो उस टाइम तक आपका मैच्योर हो जाएगा पैसा, तो आप विड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, यही सारी चीजें हैं, बाकी इन शॉर्ट में यहाँ पे बता दे रहा हूँ। फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए है। ठीक है, जन्म से लेकर 10 वर्ष की आयु तक बालिकाओं का खाता खोला जाता है। एलिजिबिलिटी जन्म से लेकर 10 वर्ष तक है। ठीक है, ध्यान रखना। 11 साल की बच्ची हो जाएगी तब आप खाता नहीं खोल पाएंगे। 10 साल तक है तो ये खाता आप खोल सकते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना के तहत खाता जो होता है, इसमें जमा करना पड़ता है। न्यूनतम जमा राशि जो है वो 250 रुपए है, और अधिकतम भैया आपके पास अगर ठीक ठाक पैसा है तो आप वार्षिक रूप से, मतलब हर साल आप 1.5 लाख रुपए इसमें जमा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 250 का अमाउंट याद रखना, मैक्सिमम 1.5 लाख याद रखना। मैच्योर टाइम क्या है, खाता खोलने की तिथि से 21 वर्ष बाद। ठीक है, यानी 21 साल तक पैसा लॉक रहेगा। अगर आपने अपनी बच्ची का खाता मान लो 9 साल में खुलवाया, ठीक है, 9 साल की थी वो, तो इसमें फिर 21 जोड़ दीजिए, तो मैच्योर कब होगा आपका खाता, ये होगा 30 साल में। ठीक है, जब वो 30 साल की हो जाएगी। लेकिन शादी तो भाई 22-23 में करना है या 24-25 में करना है, या फिर हायर एजुकेशन के लिए पैसा भी चाहिए, तो हम यहाँ तक थोड़ी ना वेट करेंगे 30 साल तक का। तो ऐसी सुविधा भी है कि आप बीच में भी उसको तोड़ सकते हैं खाते को। ठीक है, अगर शादी के समय खाता मैच्योर नहीं होता है तो खाते को समय से पहले भी खाते का समापन करने की अनुमति है। ठीक है, लेकिन खाता खोलने की तिथि से 5 वर्षों के भीतर खाता बंद नहीं कर सकते। ये रिस्ट्रिक्शन है, मतलब 5 साल तक तो भैया पैसा रखना पड़ेगा खाते में। चलिए, इसमें सुकन्या समृद्धि में क्या प्रोग्रेस हुई है 10 वर्षों में। वहां पे आपने एनरोलमेंट रेशियो देखा था, है ना, 78% हो गया। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे खातों की संख्या बढ़ गई होगी, क्योंकि ये तो रिलेटेड खाते ही से है ना। नवंबर 2024 तक 4.1 करोड़ प्लस सुकन्या समृद्धि खाते खोलेगा। ठीक है, मुख्य परीक्षा में काम आएगा। और अभी ऐसे ही एक स्कीम के और 9 वर्ष पूरे हुए थे, तो उसके बारे में कुछ चीजें देख लेते हैं। अभी हाल ही में स्टार्टअप इंडिया पहल जो थी, इसके भी 9 वर्ष पूरे हुए हैं। इसको 2016 में स्टार्ट किया गया था। ठीक है, और स्टार्टअप की संख्या देखिए भाई, 2016 में तो सिर्फ 500 थी, 500 स्टार्टअप थे, मात्र 500 स्टार्टअप थे। 2025 में देखिए 1.59 लाख, कई गुना, कितने गुना ये यहाँ पे स्टार्टअप अब खुल चुके हैं, है ना, स्टार्ट हो चुके हैं। यानी ये इंक्रीमेंट भारत को देखो कहाँ पे ले आया है। स्टार्टअप इकोसिस्टम में भारत तीसरा सबसे बड़ा यहाँ पे कंट्री है। ठीक है, सबसे ज्यादा स्टार्टअप है अमेरिका पे, फिर है चाइना में, फिर है इंडिया में। हमारे पास जो यहाँ पे 1.59 लाख स्टार्टअप है, उसमें से 100 प्लस तो यूनिकॉर्न है।
तो यूनिकॉर्न एक टाइटल नेम की तरह यूज होता है ना, जिनका रेवेन्यू $1 बिलियन प्लस हो उनको बोला जाता है यूनिकॉर्न। 1 बिलियन का मतलब $1 अरब। चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व, इसके बारे में क्या था भाई, ये हम लोग वैसे पिछले साल भी कवर किए थे, और ये चर्चा में बना ही रहता है कि ये जो मेलेनिस्टिक बाघ हैं, खासतौर से यहीं पाए जाते हैं। ये जो मेलेनिस्टिक बाघ हैं, ये कोई मतलब बहुत अलग बाघ नहीं होते हैं, टाइगर नहीं होते हैं, बस ये थोड़े से डार्क होते हैं, ठीक है, क्योंकि उनमें हार्मोन जो है ये बहुत ज़्यादा मात्रा में उनकी बॉडी में रहता है, तो उस वजह से उनकी स्किन जो है वो डार्क हो जाती है। तो ये चीज़ यहीं पे मिलती है सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में, और कहीं नहीं देखे जाते हैं। इमेज लगाऊंगा मैं तो समझ में आएगा। हाल ही में सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में दुर्लभ मेलेनिस्टिक बाघ के अवैध शिकार के लिए लोधा जनजाति के शिकारियों को गिरफ्तार किया गया। तो देखो यहाँ से दो चीजें इंपॉर्टेंट है, लोधा जनजाति के बारे में याद रखना, उड़ीसा टिक लगा देना, और दूसरी बात क्या समझ में आई है कि ये जो सिमलीपाल है ये भी उड़ीसा में ही है। ये तो खैर बेसिक है, बहुत स्टैटिक है। खास बात है ये चीज, मेलेनिस्टिक बाघ यहाँ पे पाए जाते हैं। मेलेनिस्टिक बाघ क्या होते हैं हम लोगों ने सीख लिया। संपूर्ण विश्व में केवल 20 बाघ ही बचे हैं। ये कितनी विचित्र बात है ना, इसलिए तो दुर्लभ लिखा है, दुर्लभ मेलेनिस्टिक बाघ, क्योंकि सिर्फ 20 ही हैं। मेलेनिन एक स्किन पिगमेंट होता है, हम लोग समझते हैं, ये जानवरों की स्किन में भी होता है, इंसानों की स्किन में भी होता है। ज्यादा अगर रिलीज होता है तो स्किन डार्क होती है, तो मतलब मेलेनिन से ही डिसाइड होता है त्वचा का रंग, बालों का रंग, आंखों का रंग, ठीक। मोर मेलेनिन होगा अगर तो स्किन डार्क रहेगी, लेस मेलेनिन रहेगा तो फेयर स्किन रहेगी। सिमलीपाल के टाइगर, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, डेंगू और जलवायु परिवर्तन। इसमें क्या चीज है यार, इसमें मैंने एक आर्टिकल भी आपको पोस्ट किया था टेलीग्राम पे, अगर ध्यान हो, कि जलवायु परिवर्तन डेंगू के प्रकोप को कैसे प्रभावित कर रहा है। ये मुख्य परीक्षा में आ सकता है ना, साइंस से क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। तो अभी एक रिसर्च हुई है, रिसर्च किया है पुणे ने, पुणे में एक इंस्टीट्यूट है, इसको इंस्टीट्यूशन मैचिंग में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है कई बार। भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ पे है, ये पुणे में है। इस इंस्टीट्यूशन ने स्टडी की, ठीक है, और इन्होंने बताया कि जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज डेंगू के प्रकोप को कैसे अफेक्ट कर रहा है। चलिए देखते हैं फाइंडिंग्स, देखते हैं स्टडी की फाइंडिंग्स क्या आई है। स्टडी बता रही है कि 60 to 80% के बीच आर्द्रता अगर है ना, किसी रीजन में, किसी क्षेत्र में, तो डेंगू का प्रसार बढ़ता है। ये तो खैर बहुत नॉर्मल सी बात है, हम लोग जानते हैं, हमारे बुजुर्ग लोग भी जानते थे। हाँ, लेकिन ये चीज नहीं जानते थे, है ना। फ्यूचर यहाँ पे स्पेकुलेशन क्या है, ये चीज स्टडी से पता चल जाएगा। ये डेटा याद रखना, 60 to 80% इंस्टीट्यूट में आएगा काम कभी। तापमान बढ़ने से वर्ष 2050 तक भारत में डेंगू से संबंधित मौतों में 40% की वृद्धि हो सकती है, ये स्टडी बता रही है, ठीक है। बाकी डेंगू होता कैसे है, ये एडिस इजिप्टी मच्छर द्वारा फैलता है, ठीक है, जानते हैं हम लोग। तो यही बस दो बातें देखनी थी स्टडी में, कि 60 to 80% अगर ह्यूमिडिटी है किसी क्षेत्र में तो वहां पर डेंगू का प्रसार बढ़ता है। चलिए इसको बढ़िया से देखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट यहाँ पे टॉपिक है। भारत की कुल प्रजनन दर यानी टोटल फर्टिलिटी रेट, इसके बारे में कुछ डेटा आया है, इसको देखेंगे हम लोग। हमारा जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है उसका भी डेटा देखेंगे, और एक इंस्टीट्यूशन है, इन्होंने भी बताया ग्लोबल बर्डन ऑफ डिसीज, इंजरी एंड रिस्क फैक्टर, ठीक है, ये इंस्टीट्यूट का नाम है, इसके द्वारा भी स्टडी की गई है, और भारत के TFR के बारे में बताया है। इन्होंने बताया कि TFR में भारी कमी या फिर गिरावट आई है, ठीक है, देख लेते हैं कितना कमी आई है। टोटल फर्टिलिटी रेट तो समझते हैं ना, यानी प्रति महिला कितने बच्चे हैं। ये रिपोर्ट बता रही है कि 1950 में जो TFR भारत की हुआ करती थी, ये 6.18 थी, यानी प्रति महिला मतलब 6 से ज्यादा संतानें हुआ करती थी, और यही 2021 में घटकर 1.9 हो गई है, यानी प्रति महिला 1.9 को लगभग आप 2 समझ सकते हो, ठीक है, कि 2021 में घटकर ये लगभग 2 रहेगी, प्रति महिला 2 संतान। लेकिन आपको एग्जैक्ट याद रखना है, ठीक है, परीक्षा में तो 1.9 ही लिखा रहेगा, ध्यान रखिएगा। मैं बस एक जनरल कैलकुलेशन के लिए 2 बताया हूँ। TFR 1.9 का मतलब है, ठीक है, ये सब तो समझ रहे हैं। और ये बता रहे हैं, स्टडी बता रही है कि 2100 तक भारत की TFR 1.04 हो जाएगी, यानी प्रति महिला लगभग 1 बच्चा, यही हुआ ना। तो ये डेटा आपको ध्यान रखना है, कौन कौन सा, 1.04 का, 2100 तक का। वर्तमान में अभी 2021 तक का जो डेटा है 1.9 है, 2024 तक का हम लोग अभी देखेंगे, 21, 22, 23 तक का डेटा है शायद नेशनल जो फैमिली हेल्थ सर्वे हम लोग का, हाँ 21 तक का इनके पास भी है, तो कंपेयर भी कर लेंगे। 1.9 इनका याद रखना, ठीक है। अभी वर्तमान में जो है TFR इस रिपोर्ट के अनुसार 1.9 है, हम अपने सर्वे के अनुसार भी देख लेंगे। और कमी के कारण क्या बताए गए हैं कि प्रति महिला भाई ये बच्चे कम क्यों हो रहे हैं। कारण तमाम है, महिला साक्षरता बढ़ रही है, लिटरेसी रेट तो बढ़ी रही है, फीमेल्स में भी सशक्तिकरण हो रहा है ना। और सबसे बड़ी बात है कि वो जॉब में भी एंगेज है, तो जॉब में एंगेज है तो फिर ज्यादा बच्चों के साथ बहुत मुश्किल होता है ना। अगर जॉब में है अगर महिला, तो फिर वो अलग चैलेंज हो जाता है, क्योंकि खासतौर से भारत में तो यार बच्चे का पालन पोषण तो अभी भी माँ ही कर रही ना।
तो वो फिर ऑफिस जाएगी कि फिर बच्चों का पालन पोषण करेगी, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता ज़्यादा बच्चों के साथ। तो इस मतलब ये भी एक रीज़न तो है ही। विवाह और प्रजनन, विवाह और प्रजनन के प्रति बदलता दृष्टिकोण, ये भी ठीक है। विवाह में देरी भी हो रही है, गर्ल्स भी अब शादियां बहुत लेट करती हैं, बॉयज भी करते हैं, 30+ में भी करते हैं, 35+ भी करते हैं, तो उसकी अलग समस्याएं रहती हैं, है ना। और ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है, गर्भपात की उपलब्धता, अवेलेबिलिटी भी हो गई है। तो ये सारे पॉइंट्स याद रखना, निबंध में काम आएंगे। ये देखिए, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का डेटा देखते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था पीसीएस में अभी शायद 2-3 साल पहले, कि ये जो अभी वर्तमान में जो चल रहा है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, ये नंबर कौन सा है? ये 5वें नंबर का था, ठीक है। अभी जो वर्तमान में है ये 5वें नंबर का, ध्यान रखना। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे नंबर 4, ये 2015-16 में किया गया था। तब हमारी भारत की टीएफआर थी 2.2। ये है 4 नंबर के अनुसार। अभी जो वर्तमान में सर्वे हुआ है 19 और 21 का, इसमें टीएफआर कितना है? 2। ध्यान रखिएगा, अगर टीएफआर 2.1 से कम रहेगा तो फिर जनसंख्या वृद्धि भैया नेगेटिव होने वाली है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट के लिए ध्यान रखिएगा। देखें ये क्या है, इसके बारे में देखिए, कुछ नई चीजें पता चलेंगी। ओपन मार्केट सेल स्कीम जो है, खुला बाजार बिक्री योजना, OMSS शॉर्ट में बोल रहे हैं इसको। ये क्या है भैया? ओपन मार्केट सेल स्कीम। यहाँ पे देखो, पहले न्यूज में देखो, खाद्य सुरक्षा यानी ये जो फूड सिक्योरिटी है और इथेनॉल उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए इस नीति में अभी संशोधन किया गया। संशोधन तो बाद में देखेंगे, पहले समझ तो लो ये है क्या। खुला बाजार बिक्री योजना, क्या बिक्री हो रही है भाई, क्या बेचा जा रहा है ना, किसके द्वारा बेचा जा रहा है, खरीद कौन रहा है, ये सारी चीजें देख लीजिए। देखो ये जो स्कीम है, इसके तहत क्या होता है, भारत के पास एक बड़ा सा संस्थान है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, FCI। इसके पास आपको पता है इसका काम क्या है ना, खाद्यान्न जुटाती है ना, कलेक्ट करती है। तो इनके पास जो अधिशेष खाद्यान्न रहता है, यानी एक्स्ट्रा जो खाद्यान्न रहता है, ये उसकी सेल करते हैं। FCI उसको सेल करता है, बेचता है। खाद्यान्न में क्या क्या है, जैसे गेहूं और चावल। इथेनॉल की चर्चा क्यों की गई? क्योंकि चावल रॉ मटेरियल है इथेनॉल का, ठीक है। तो इसलिए वहां पे इथेनॉल से कंफ्यूज मत होना। तो आपने ये भी सीखा भी कि FCI के पास जो एक्स्ट्रा फूड ग्रेन्स है, खाद्यान्न है, उसकी बिक्री भी होती है। FCI बेचता है, किसको बेचता है? बेचता ही नीलामी के माध्यम से, ठीक है। खरीदने वाले कौन कौन रहते हैं भाई? थोक उपभोक्ता वो हो सकता है, खुदरा ग्राहक हो सकता है, कोई डीलर हो सकता है ना, कोई गेहूं की प्रोसेसिंग यूनिट यानी जो कारखाना कोई खोला होगा, बिस्किट वगैरह बना रहा होगा, है ना, वो खरीद सकता है। तो उसकी एक लिमिट है खरीदने की, ठीक है। वो कुछ कुछ मेट्रिक टन में है, 5 से 10 मेट्रिक टन आपको खरीदना पड़ेगा। अब आटा चक्की यहाँ पे लिखा है, तो ऐसे मत समझना कि आटा चक्की वाला भी खरीद सकता है क्या FCI से। बिल्कुल खरीद सकता है, लेकिन उतनी खरीदने की कुवत होनी चाहिए, है ना। लेकिन जो मिल वाले हैं, इनके पास तो कुवत रहती है, ये भी खरीद सकते हैं। व्यापारी लोग होते हैं, ये खरीद सकते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि ई नीलामी के माध्यम से जो एक्स्ट्रा फूड ग्रेन्स है, खाद्यान्न है FCI के पास, FCI उसकी बिकवाली करता है, ठीक है, बेचता है। तो यही है ये खुला बाजार बिक्री योजना। अपडेट क्या हुआ है? संशोधन हुआ है प्राइस में, ठीक है, प्राइस में इसका रेट घटा दिया है FCI ने। किस लिए घटाया? क्योंकि ज्यादा से ज्यादा उसको खरीदार मिल सके, ज्यादा से ज्यादा उसका एक्स्ट्रा जो फूड ग्रेन्स है वो बिक सके, है ना। तो इथेनॉल वाले जो लोग हैं, मतलब होंगे कारखाने इथेनॉल बनाने वाले जो हैं, कारखानों के मालिक, वो ज्यादा से ज्यादा खरीद पाएंगे, तो इथेनॉल का प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा होगा। इसलिए रेट यहाँ पे गिरा दिया। रेट कितना गिराया है यहाँ पे देखिए, केंद्र ने राज्यों और इथेनॉल उत्पादकों के लिए इस स्कीम के तहत FCI के चावल का अतिरिक्त मूल्य घटाकर 2,250 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया। इस वजह से न्यूज में था। क्लियर है? ठीक है भैया। तो ये जनवरी 2025 का करंट अफेयर्स यहाँ पे कंप्लीट हो गया। मैं PDF भेज दूंगा पेड ग्रुप पे, ठीक है। चलिए, शुक्रिया बहुत बहुत, और मिलते हैं फिर।